पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा ने आज इसको अभी मात्र 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन उसने अनेक गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया है। मैं आप सबको हृदय से स्वागत करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो लोग अपने घर में बैठ कर के देख रहे हैं, वो कृपा करके अपनी-अपनी फ़ोटो भी समूह में डालते रहें। डॉक्टर साहब पधार चुके हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं आपके घर से जुड़ूँगा, लेकिन मुझे लगा कि रात्रि में कहाँ परेशान करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपने बड़ी तकलीफ करके बसंत विहार से नॉर्थ एवेन्यू तक की दूरी पूरी की, खुद गाड़ी चला के आए। मैं न्यास के लोगों की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप आपकी जोश और उत्साह को देख कर के मुझे लगता है कि आज का हमारा कार्यक्रम अब सफल होगा। आपका आशीर्वाद स्वयं हमारे घर आकर के हमें मिला है। ये तो घर की बात है, इसलिए मुझे आना पड़ा। जी, बहुत-बहुत अभिनंदन। और इससे पता चलता है कि आपका पूरे देश पर तो प्रेम है ही। आप पहले भारत के एमडी, डीएम हैं, पहले डीएम क्वालिफाइड र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आपने हमें जब अपने प्रारंभिक जीवन, बचपन की कहानी, घटनाएँ बताई, तो मैं बड़ा अभिभूत था। मेरे पास शब्द नहीं थे कि एक सामान्य बड़े डॉक्टर का पुत्र हो के जिसने संघर्ष करके इतनी अच्छी पढ़ाई किया हो, आज भी महाराजा महाविद्यालय की दीवारों को याद करता हो। श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय, शायद मुझे लगता है 1977 में आप श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय में थे। उसको आप याद कर रहे, तो हमें लगता है कि बुंदेलखंड, बघेलखंड के लोग करबद्ध हाथ जोड़कर से आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपनी वार्ता शुरू करिए। अभी हमको लगभग 1500 अटेंडी जुड़ चुके हैं और ये संख्या एग्जैक्ट नंबर बाद में मिलता है। कुछ लोग आए, लगभग 6:30 बजे से लोग बैठे थे और हम उनसे कुछ न कुछ बीच में आपके बारे में भी बताते रहे। डॉक्टर चतुर्वेदी जी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं और उन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त किया है। डॉक्टर जनरल चतुर्वेदी जी राष्ट्रपति के हमारे प्रणब मुखर्जी जी के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता चतुर्वेदी जी, वो भी जबलपुर की रहने वाली हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने भी साथ में कंधे से कंधे मिला के सर गंगाराम अस्पताल के पूरे प्रशासन को सँभाल लिया है। डॉक्टर साहब का बेटा एक अच्छा वकील है, बेटी एनजीओ का काम करती है, वो भी एक एडवोकेट है। मैं पूरे परिवार का हृदय से स्वागत करता हूँ। इनकी तारीफ में बीच-बीच में कुछ बोलूँगा। अनुरोध करता हूँ डॉक्टर साहब अपना विषय शुरू करें। हाँ, मैं विषय शुरू करूँगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार अपने से जुड़ रहा हूँ। वो मेरा घर है जो बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, जो मेरा खुद का स्थान रहा है, जहाँ 8वीं कक्षा से मैं पढ़ा हूँ। और मुझे राकेश मिश्रा जी ने, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आता नहीं, कई बार मेरे पास और चैनल वाले आते हैं कि चलिए आपके स्टूडियो में, कहीं नहीं जाता, क्योंकि आना-जाना बहुत आजकल के टाइम में कठिन टाइम है। वो कठिन टाइम में बात नहीं करना चाहता, पर ये है कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी की सेवा न्यास में यदि मैं थोड़ा बहुत कुछ सहयोग कर सकता, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं जाऊँगा, खुद कहूँगा, बट जब मुझे ये मौका मिला, तो मैंने कहा आज मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, चाहे मुझे कितना ही आना पड़े। इस समय ड्राइव करना मेरे लिए, मैं भी कोई यंग नहीं हूँ, मुश्किल काम है, इस समय कोई ड्राइवर भी नहीं होता, बट मैंने कहा मैं जाऊँगा ज़रूर। मैं अ अ, अपना किस्सा नहीं सुनाना चाहता, मेरा किस्सा बहुत बताया सबने। मैं आपका किस्सा सुनना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विषय मैं ले रहा हूँ, ये विषय क्यों मेडिकल क्षेत्र में रह गया? क्या था कि कार्डियोलॉजी में बड़ी रिसर्च हुई। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक आदमी, छोटा-सा आदमी, एक एमबीबीएस भी, कोई और भी आपको हार्ट के बारे में बहुत चीज़ें बता देगा। फिर जोड़ों के क्षेत्र में क्यों नहीं हुई प्रगति? उसका एक सिंगल कारण मैं सोचता हूँ कि इन बीमारियों का लेडीज़ को होना। जो बीमारियाँ लेडीज़ को होती हैं, वो नेग्लेक्टेड रहती हैं। देखिए, मेरी सिस्टर थी, भोपाल में रहती है।
मैं ज्ञान चतुर्वेदी का भाई हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी लेखक हैं और डॉक्टर हैं भोपाल में। तो मेरी सिस्टर रहती, वो हमेशा जोड़ों का दर्द बोलती रहती थी। तो लोगों के मन में ये रहता है कि भाई लेडीज को तो जोड़ों का दर्द होता ही रहता है ना। ये रिसर्च हम नहीं कर पाए। जोड़ों का दर्द 5000 साल से रामचंद्र जी के जमाने से था। हमारे पास सिर्फ एक दवा थी आयुर्वेदिक में, उसको बोलते हैं गूगल। इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं थी। हाँ, हम ये सोचा करते थे कि शायद जोड़ों की बीमारियों का मतलब है कि शायद कुछ मालिश कर लिया जाए या कुछ कर लिया जाए। जोड़ों की बीमारी को बोलते हैं आर्थराइटिस। तो बहुत सिंपल है, आपका गला खराब हो जाए तो फेरेंजाइटिस, और जोड़ खराब हो जाए तो आर्थराइटिस। जोड़ों का इलाज कौन करता है? देखिए, जोड़ों का ट्रेडिशनल इलाज एक जमाने में, क्योंकि ये सोचा गया था, जैसे एक जमाने में सोचा करते थे ना कि भाई आंख और कान बगल बगल में है तो एक ही डॉक्टर कर लेगा। ऐसे ही सोचा गया कि शायद हड्डियां और जोड़ एक ही हैं और आर्थोपेडिक सर्जन इसको देखभाल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली बहुत दिनों से आर्थोपेडिक सर्जन कर रहे थे। अमेरिकन ने रिसर्च किया। देखिए, अमेरिकन कुछ भी कहिए, 69 में, हम छतरपुर में रहते थे एक छोटे से मोहल्ले में, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। अमेरिका ने 69 में चंद्रमा पे लैंड किया था। उन्होंने रिसर्च शुरू किया आर्थराइटिस के बारे में। उन्होंने कहा इसका हड्डी से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना जोड़ से भी नहीं है, शायद कहीं और है। जैसे आपके घर में बिजली चली जाए तो आप बिजली के बल्ब को साफ करने से कुछ नहीं होगा, कहीं और कुछ खराबी है। उन्होंने क्या किया, पता लगाया कि इम्यून सिस्टम की खराबी से होता है। इसलिए उन्होंने एक नई स्पेशलिटी बनाई जिसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी। रूमेटोलॉजी एक फिजिशियंस की ब्रांच है। जैसे आपके पास डीएम कार्डियोलॉजी होता है, आपके पास डीएम नेफ्रोलॉजी होता है, ऐसे ही डीएम रूमेटोलॉजी शुरू किया गया और उसका नाम रखा गया डीएम रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। मैं भाग्यशाली था कि मैं पहला डीएम था और मैं एसजीपीजीआई से पढ़ने गया। मैं भी यही सोचा करता था कि जोड़ों की बीमारी में तो जोड़ों में कुछ खराबी होगी। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। ये कोर्स कोई 5-6 महीने का नहीं है, ये 3 साल का कोर्स है और इसमें पढ़ाया जाता है कि आप में सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी आदमी मुझसे पूछेगा, अब जोड़ों की बीमारी पे इतना क्यों वो हो रहा है? कार्डियोलॉजी में तो लोग शायद लोगों की डेथ हो जाती है, इसीलिए इसमें तो किसी कोई बनता नहीं। मैं इसको बोलता हूँ पेनफुल पैरालिसिस। पैरालिसिस तो हम सबने देखी है, मेरी माँ को भी पैरालिसिस थी तो वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ये जोड़ों की बीमारियां भी ऐसे ही है, इसको पेनफुल पैरालिसिस मैं कहता हूँ। आप देख लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी, कितना व्यक्तित्व था उनका, कितना बड़ा व्यक्तित्व था, कितने बड़े अच्छे मतलब उनको एक सिंपल बीमारी ने कितना परेशान किया। पहले क्या करते थे, इवन इंग्लैंड में भी, इवन मेरी माँ बताती हैं, मेरी माँ मौरानीपुर की रहने वाली थी, वो बोलती थी जब जोड़ों में तकलीफ होती थी तो लोग इंग्लैंड में केकड़ा बांध देते थे और हिंदुस्तान में मेंढक बांध देते थे, क्योंकि हमें विज्ञान के बारे में नहीं मालूम था। अब हमें विज्ञान के बारे में मालूम है कि ये बीमारियां, याद रखिए, 2 तरह की बीमारियां हैं। एक तो मेरी उम्र में है, मैं तो भाई बुढ़ा हूं अभी। एक ओल्ड एज आर्थराइटिस है, उसकी हमें इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। उन बीमारियों को, ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं आर्थराइटिस की, उसको हम बोलते हैं, कोई नाम रख दिया है, आप राम श्याम कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम रख दिया गया है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो एक हम लेके चलते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कोविड, हमने सीख लिया ना भाई कि कोरोना, ऐसी एक बीमारी आप लोग सीख लीजिए ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो बुढ़ापे की बीमारी, उससे हमें इतनी चिंता नहीं है। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं ऐसे ही जॉइंट सफेद हो रहा है, उनको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो अटल जी को थी। हमारी ज्यादा चिंता है, तो हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो उन आर्थराइटिस को लिखे गए हैं जो यंग एज में होती है, यंग फीमेल्स और यंग मेल्स। जो हमारी मेन बीमारी है
वो यंग फीमेल्स को होती है। यंग मतलब करीब 25-30 की अवस्था होगी, शादी हुई होगी, शादी के पहला बच्चा होगा और उसके बाद आर्थराइटिस हो जाएगी। तो आप देखिए कितनी मुसीबत है, उस समय उसको बच्चे की देखभाल भी करनी है, नई नई शादी है तो घर वालों का भी एक्सपेक्टेशन, पति का भी, सास ससुर का। और ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो आर्थराइटिस है, जो बुढ़ापे की आर्थराइटिस जनरली आपके घुटने में होती है, बट ये आर्थराइटिस सारे जोड़ों में होती है। जब सारे जोड़ होते हैं उनको बोलते हैं पॉली आर्थराइटिस, माना एक जोड़ हो तो मोनो आर्थराइटिस और बहुत सारे जोड़ हो तो पॉली आर्थराइटिस। तो बहुत सारे जोड़ होंगे तो इवन जो भी लोग सुन रहे हैं, यदि आपके यहाँ कोई ऐसा यंग लड़की है जनरली और उसके बहुत सारे जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ों में सूजन होती है, और सबसे मुख्य इसका जो एक पकड़ने का राज है कि सुबह सुबह ज्यादा होगा। देखिए कोई भी चीज जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत प्रसन्न चित्त उठते हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहां सुबह सुबह अकड़ जाता है, इसलिए हमने इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है मॉर्निंग स्टिफनेस, या जब भी आप आराम करेंगे तो आपका अकड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जब आप आराम करते हैं तो बहुत सा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए आपको अकड़ाहट होती है। आप थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो वो ठीक हो जाता है। इन बीमारियों को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, या ये कह लीजिए कि कोई कहे ना, एक है बिनाइन, एक है कैंसर। माने एक तो है पानी का सांप, कि भाई आपको पानी के सांप ने काट खाया, तो वो तो हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जो ये आर्थराइटिस है जो सुबह सुबह होती है और यंग लेडीज को होती है, और एक दो जोड़ में नहीं बहुत सारे जोड़ में होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कई बोलते हैं जिसको गठिया बोला जाता है कि साहब हमको गठिया हो गया है, इसको बोलते हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए जो रिसर्च हुई, वो रिसर्च अल्टीमेटली यहाँ जाके खत्म हुई कि जोड़ों में समस्या नहीं है, समस्या आपके इम्यून सिस्टम में है। इम्यून सिस्टम ऐसा है, देखिए जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है ना, कि आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है और इम्यून सिस्टम बिगड़ गया, तो जब बिगड़ गया तो वो दवाइयां बनाई गई इनको इम्यून सिस्टम को सीधा करने के लिए। इसलिए जब इम्यून सिस्टम सीधा हो जाता है तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जोड़ों में मालिश करने की जरूरत नहीं है। यदि इम्यून सिस्टम आपका टेढ़ा हो जाए और यदि आप उसको सीधा कर सके तो जोड़ ठीक हो जाते हैं। इसके लिए 6 नोबेल प्राइज दिए गए। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, क्योंकि इसलिए छोटी मोटी घटना नहीं थी कि इस घटना को 5000 साल से रिसर्च किया जा रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मलेरिया भी रामचंद्र जी के जमाने से था। हम लोग सोचते थे मलेरिया ये दवा वो दवा। एक आर्मी का डॉक्टर, जैसे मैं आर्मी में डॉक्टर था इसलिए यूनिफॉर्म में था और मुझे उसका गर्व है कि एक आर्मी का एक बहुत ही यंग मेजर इंग्लैंड से पनिशमेंट पोस्टिंग, उसका जो बॉस था उससे नाराज हो गया। उसने कहा यार तुम यार आर्मी ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं करते, तुम बड़े साइंटिस्ट टाइप के हो, ढीले ढाले, तुमको मैं ट्रॉपिकल कंट्री में भेज देता हूँ। तो उन्होंने कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता में इस आदमी ने जितने बुखार के केसेस थे उनको रिसर्च किया और पता लगाया कि ये बीमारी किसी हवा से नहीं फैलती, पानी से नहीं फैलती, एक पैरासाइट से फैलती है। उसका नाम रखा गया मलेरिया पैरासाइट, और उसने पूरा सब कुछ बताया कि कैसे होता है मच्छरों से, आज भी कलकत्ता में। तो साइंस है, इसी को साइंस बोलते हैं। एक तो है कि भाई वो कोई बोले कि भाई ऐसा है कि वो मेरे मालिश करते हैं या मेरे पिताजी एक दवा देते हैं, वो एक एनेक्डोटल चीज है देखिए, बट साइंस ये तलाशती है कि बीमारी होती क्यों है। तो आज आर्थराइटिस के बारे में, इसीलिए मैंने इसका सब्जेक्ट का नाम रखा है आर्थराइटिस इज ट्रीटेड। आज हमको ये पता चल गया है कि जो आग जोड़ों में लगती है वो क्यों लगती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी उससे लगती है। बट याद रखिए, हर जोड़ों की बीमारी, जैसे हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ऐसे ही हर जोड़ का दर्द रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। जोड़ों के दर्द के बहुत सारे कारण हैं, इसी कारण स्पेशलिटी अलग बनाई गई, नहीं तो रूमेटोलॉजी बनाई नहीं जाती। एक बीमारी तो नहीं हो सकती, तो 100 कारण हैं आर्थराइटिस के।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो जो मैंने बताया, कॉमनेस्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में, यंग एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और याद रखिए जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो लेडी बेचारी सुबह सुबह उठती है, ना तो आटा मार सकती, अपने कपड़े नहीं चेंज कर सकती, रोटी तोड़ नहीं सकती, अपने बाल नहीं बना सकती, अपनी चुटिया नहीं बना सकती। तो आप सोच सकते हो दूसरे की क्या सेवा कर पाएगी। और यदि हम कहें किसी को भाई इसके बाल कटा दो, या घर में एक इंडियन टाइप की जो लेटरिन की जगह इंग्लिश टाइप की लेटरिन रख लो क्योंकि घुटने काम नहीं करते, तो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि समाज ना तो बाल काटने को तैयार होता है ना इंग्लिश टाइप की लेटरिन को। तो मैं तो कभी नहीं कहता कि कोई लेटरिन इंग्लिश या हिंदी टाइप की होती है, लेटरिन तो कोई भी हो सकती है। तो एक समाज में हम लोगों को थोड़ा परिवर्तन ये लाना पड़ेगा। एक और बीमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है वो आदमियों को, तो मैंने बड़ा सिंपल रखा है, एक बुढ़ापे में, एक यंग लेडीज को और एक यंग मेल्स को। यंग मेल्स को ये पेशेंट जो आते हैं ये कमर दर्द करके आते। तो कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण हम लोग ये सोचते हैं भाई डिस्क खिसक गई, तो हर चीज तो डिस्क नहीं हो सकती। जैसे हर सिर दर्द कुछ माइग्रेन नहीं हो सकता, तो एक बीमारी पे रिसर्च की गई जिसको बोलते हैं कमर का गठिया। तो एक तो हाथ का गठिया, एक कमर का गठिया। इसका भी एक ही निशानी है कि जब भी आराम करेगा एक यंग लड़का, 20-22 साल का होगा, 25 साल का होगा, जब वो आराम करेगा तो पूरा कट जाएगा, और चलेगा फिरेगा तो अच्छा है। तो हमारे आर्मी में होता था कि चूंकि आर्मी का रेफरल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आर्मी के पास 200 हॉस्पिटल हैं, 55,000 बेड हैं। मैं आर्मी का मेडिकल चीफ था, तो मुझे मालूम है कि हमारा रेफरल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते थे, और मैंने इसका नाम दिया था स्पाइनल आर्थराइटिस या कमर का गठिया, बट साइंस इसको बोलती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्यों एंकाइलोजिंग? एंकाइलोजिंग का मतलब होता है जुड़ जाना, कि आपकी स्पाइन पूरी जुड़ जाएगी। आपने कईयों को देखा होगा ऐसे झुके हुए चलते हैं, उसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी याद रखिए 20 साल में शुरू होती है, यंग एज से शुरू होती है, डायग्नोज नहीं हो पाती, पेशेंट यहाँ से वहां कोई डिस्क प्रोलैप्स कोई कुछ। तो ये एक बीमारी है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसका भी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। चौथी जो बीमारी है वो बच्चों में ना, कोई कहता है भाई बच्चों में आर्थराइटिस होती है। हाँ, बच्चों में भी आर्थराइटिस होती है, इसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोला जाता है। तो एक याद रखिए बच्चों में, एक याद रखिए बुढ़ों में, एक याद रखिए यंग लेडीज में, और एक याद रखिए यंग मेल्स में। यदि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी यदि ये 4 आर्थराइटिस यदि डायग्नोज कर सकता है और टाइम पे रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। क्यों भेज सकता है टाइम पे? कि टाइम बड़ा फैक्टर है। जैसे हार्ट अटैक में भी, अब हार्ट अटैक आज हो रहा है और गए आप 10 दिन बाद, तो आपका हार्ट इतना बढ़ जाएगा। आर्थराइटिस यदि अर्ली आर्थराइटिस, मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं, वो तो बड़ी बात होगी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आर्थराइटिस का मरीज बहुत जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचे, जिससे जल्दी आग, जैसे घर में आग लग जाए, तो अब बिल्कुल पूरा आग, यदि पूरा घर में आग लग जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। शुरू में उसका इलाज संभव है। समझ लीजिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब फिर इसमें क्या अंतर है रूमेटोलॉजी में और आर्थोपेडिक में? तो जोड़ों के जो फिजिशियन हैं, जो जोड़ों की बीमारी का पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है, ए बी सी, मतलब ये पानी का सांप है कि कोबरा है कि क्रेट है और इसका क्या इलाज है, ये तो रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। बट समझ लीजिए आग पूरी लग जाए आपके जोड़ में और आप 20 साल बाद पहुंचे, आपका जोड़ पूरा खराब हो जाए, तो फिर उसका इलाज हमारे जो दोस्त लोग हैं आर्थोपेडिक सर्जन, हम लोग उनसे कहते हैं भाई जोड़ों बदलिए। तो हमारे लिए वो एक हमारा लिए एक टीम की तरह काम करते हैं कि हमारे लिए जोड़ बदलने की वो एक व्यवस्था करते हैं। कभी कभी हम लोगों को ये लगता है कि क्या कई लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कहते हैं यार इतना डॉक्टर साहब आप लोग महंगी दवाई लिखते हो, कोई मरता ही नहीं है आर्थराइटिस से। तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि यदि एक आदमी का जीवन समझ लीजिए 70 साल तक जीना हो
यदि उसको आर्थराइटिस होगी, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे एंकाइलोनिक स्पॉन्डिलाइटिस हो, मतलब चाहे गठिया हो, चाहे कमर का गठिया हो, तो उसकी जो आयु है वो 15 साल घट जाती है। जब 15 साल जब घट जाती है, इसका मतलब है कि वो लोग भी जल्दी उनकी जल्दी डेथ होने लगती है। देखिए, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, एक इंडियन है, उनको ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने आर्थराइटिस की एक दवा बनाई थी, जैसे आज कोई कोरोना की दवा बना दे, आर्थराइटिस की एक उन्होंने बड़ी दवा बनाई। इनका नाम है डॉक्टर रविंद्र मैनी। मैं स्टूडेंट था लखनऊ में, उनको आप लंदन में भी बुलाएंगे तो घर आते नहीं है किसी के घर में, ना किसी उसमें जाते हैं। मैं उनको 10 साल बुलाता रहा। एक दिन वो आर्मी हॉस्पिटल में पधारे, पूरा दिल्ली आया, मैंने फाइल पे लिखा कि इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता, मैं तो जूनियर था उस समय, तो एक डीजी साहब थे जिसको मैं जब जो पद में बाद में संभाला, उन्होंने लिखा इसका क्या प्रूफ है। तो मैंने कहा सर प्रूफ तो नहीं है, बट साइंटिफिक कम्युनिटी में बात चलती रहती है कि इनको नोबेल प्राइज मिला और ये हमारा सौभाग्य कि आज आए हैं। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था, मुझे आज तक याद है। उस वर्ड को बोलते हैं, इंग्लिश में यदि मैं बोलूं कि दे डोंट डाई, मतलब जो पेशेंट है आर्थराइटिस के, कई लोग बोलते हैं ना आर्थराइटिस पे क्यों इतना यार रिसर्च करनी, क्यों, दे डोंट डाई बट दे वैनिश फ्रॉम सोसाइटी। मतलब वो मरते तो नहीं है, बट सोसाइटी से गायब हो जाते हैं। आपने कभी किसी पार्टी में आर्थराइटिस के पेशेंट देखा होगा, आपने डायबिटीज का देखा, हार्ट अटैक का देखा, उनके बारे में चर्चा होती है, उनमें रिसर्च होती है। एक आर्थराइटिस किसी को वाइफ को हो जाए तो बेचारी घर में वैनिश हो जाती है, सोसाइटी से गायब हो जाती है। कोई कहे भाई इनकी वाइफ को क्या हुआ, अरे साहब वो आर्थराइटिस है, वो घर में रहते हैं। हमारा काम क्या है, हम रूमेटोलॉजिस्ट काम क्या करते हैं। कई लोग बोलते हैं साहब रूमेटोलॉजी, ये तो नाम सुना ही नहीं मैंने। तो रूमेटोलॉजी एक तो जोड़ों की बीमारी देखते हैं, एक मसल्स की बीमारी देखते हैं, और जिसको मैं बोलता हूँ बॉडी के फ्रेमवर्क की बीमारी देखते हैं। फ्रेमवर्क किससे बना है, फ्रेमवर्क बना है हड्डियों से, मसल से, जॉइंट से, इनसे बना है। और हम कुछ इम्यून सिस्टम की बीमारियां देखते हैं। इम्यून सिस्टम की बीमारियां, वो मैं इसको इतना नहीं बताना चाहता, बट कई इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं जिनको कि, जैसे घर सीमेंट से बना होता है, हमारा शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं और सेल्स जुड़ी रहती हैं सीमेंट से, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, हम उन लोगों की बीमारियां भी देखते हैं। वो करीब 100-200 बीमारियां हैं। आज ये पता लग गया है कि ये क्या क्या चीजें हैं। एक एक और वर्ड है कि कोई कहता साहब मुझे जोड़ों में दर्द है। एक जोड़ों में दर्द अलग चीज है और आर्थराइटिस अलग चीज है। आर्थराइटिस में भी जोड़ों में दर्द होता है, बट जोड़ों के दर्द के तो 1000 कारण है भाई। आज मैं रात भर, मैंने समझ लीजिए रात भर मैंने जाके कवि सम्मेलन सुन लिया छतरपुर में, तो सुबह सुबह में मुझे दर्द होगा, तो उसको हमारी भाषाएं बोलते हैं आर्थ्रेल्जिया, और जोड़ों में सूजन है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। एक और जो स्पेशली जो कोई 1-2 डॉक्टर सुन रहे हैं या कुछ है, जैसे मैं बता रहा था, एक आर्थराइटिस के बारे में हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि ये खराब तरह की आर्थराइटिस है कि जैसे कोबरा है कि नॉर्मल सांप है। भाई नॉर्मल सांप काट खाए तो चलो भैया कोई बात नहीं, बट कोबरा काट खाए तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और नॉन इन्फ्लेमेटरी, मतलब रेड फ्लैग आर्थराइटिस और ग्रीन फ्लैग। तो रेड फ्लैग किसको बोलते हैं कि यदि यंग एज में हो, बहुत सारे जोड़ों में हो और सिर्फ दर्द ना हो, सूजन हो और सुबह सुबह ज्यादा, इसको बोलते हैं हम लोग रेड फ्लैग आर्थराइटिस। तो आज यदि मैं इस जनता को ये सिखा सकूं, हम हमारे दोस्त भाइयों को, जो मुझे सीखने को नहीं मिला जब तक मैं रूमेटोलॉजिस्ट नहीं बन गया, कि एक आर्थराइटिस है जिसको बोलते हैं लाल झंडे वाली आर्थराइटिस, रेड फ्लैग। तो लाल झंडे वाली आर्थराइटिस मतलब यंग एज में हो, यंग लड़के को या यंग लड़की को, और सुबह सुबह वो सबसे परेशान होगा ज्यादा। तो ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन, भाई कोई क्या आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या है, भाई कॉम्प्लिकेशन क्या है, आग लग गई, पूरा खराब हो गया, इसको बोलते हैं टोटल जॉइंट फेलियर। कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब जॉइंट का ऑपरेशन कब कराएं, तो जब जोड़ पूरा खत्म हो जाता है या फिर आपका चलना दूभर हो जाए, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे
मैं समझ लीजिए सर्जन हूँ या गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे रोज खड़े 8 घंटे काम करना है, और मुझे जोड़ की बीमारी हो जाए, तो मैं हो सकता है कि जल्दी ऑपरेशन करा लूँ। तो ऑपरेशन इस पे निर्भर करता है कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं। हाँ, कोई घर में कोई बोलता है साहब मैं तो खटिया पे रहता हूँ और मुझे कोई जाना-वाना कहीं है नहीं, तो उसको ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि यदि आपके लगातार जोड़ इन्फ्लेम्ड रहेंगे, तो आपको एक तत्व किडनी में जमा हो जाता है, एक हार्ट में, तो आपको किडनी फेल और हार्ट फेल भी हो सकता है। इसको एमोलॉइड बोलते हैं हम लोग। वो यहाँ बोलना नहीं चाहता था, बट 2-4 कोई डॉक्टर होंगे, तो इसका मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो सकती है। यदि आपको आर्थराइटिस लगातार रहेगी, तो आपको हार्ट भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है। अब कई पूछते हैं कि सर जोड़ की बीमारी हो ही क्यों जाती है? जैसे हार्मोन की गड़बड़ी से डायबिटीज हो जाती है, और इन इसकी जो अपनी आर्थराइटिस है वो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से हो जाती है। और भी कई कारण हैं। इसके बाद मैं 2-3 कोई चीज छोटी इंपॉर्टेंट चीज रह गई हो तो मैं बताना चाहता था। एक ना मैंने थोड़ा सा कुछ लिख के लाया था। हाँ, एक है कि आंख भी कई और सिस्टम्स, मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं बोलता हूँ नख शिख वर्णन, ऊपर से शिख से लेके यहाँ तक मैं पूछता हूँ आपके बाल तो नहीं झड़ते, आपकी आंख खराब तो नहीं है, मुंह में छाले तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। लोग कितने डॉक्टर साहब तो जोड़ के लिए आया था आप, तो ये है कि ये सिस्टमिक बीमारी है, ये पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, सिर्फ जोड़ों की नहीं है। ये डिटेल में जाऊं तो आपके बाल झड़ने लगेंगे आर्थराइटिस में, आपकी आंख इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, आपके मुंह में छाले होंगे, आपको थायराइड होगा, आप टीबी के लिए ज्यादा वो होंगे, आपके लंग्स भी हो सकते हैं। 4 बीमारियां हमारे पास मेन आती हैं। 4 बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बुढ़ापे की आर्थराइटिस। साहब मेरे पिताजी को चल नहीं पा रहे, और साहब मैं अब सीढ़ियां उतरता हूं तो सुबह सुबह तो दर्द नहीं होता। नहीं सर, सुबह तो बढ़िया रहता है। भैया ये पानी का साहब कोई बात, परेशान मत हो। कोई कहे साहब मेरा बेटा है वो सुबह सुबह अकड़ जाता है, मेरी बहू है सुबह सुबह, वो भाई कोबरा ने काटा है, उसको जरा हम अच्छी तरह देखना चाहेंगे। यंग लोगों को क्यों होती है? सबसे बड़ी साइंस ने तरक्की ये की कि भाई कोई, जब मैं नया नया आर्मी में ज्वाइन किया और जब मैं रूमेटोलॉजी करके गया, मुझे आज तक याद है, कलकत्ता गया मैं पोस्टिंग पहले, तो मुझे मेरे बॉस ने वो पूछा कि यार तुम तो रूमेटोलॉजिस्ट इसलिए बने हो कि कोई जनरल वनरल साहब का इलाज करोगे? तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे जो पेशेंट हैं 100 में से 90 यंग पेशेंट, तो यंग लोगों की स्पेशलिटी है। यदि आप मेरी ओपीडी में आएंगे गंगाराम हॉस्पिटल में, तो ये 100 लोग बैठे हुए हैं मेरी ओपीडी में, तो 90 यंग पेशेंट होंगे, 90 में भी 80 यंग लेडीज होंगे। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। तो यंग लोगों को क्यों होती है कि जो इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं वो यंग लोगों को, और जो कैंसर होता है वो जनरली बुढ़ापे की बीमारी है, और जो बच्चों को होता है ज्यादा इन्फेक्शन। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। आर्थराइटिस ऑफ रिच पीपल, एक बार मेरे पास जॉर्ज फर्नांडिस जी आए, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी से मैंने बोला कि सर आपको तो ये बीमारी, ये तो बड़े आदमी को होती है। कहते भाई मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ। मैंने कहा सर कम्युनिस्ट भी बड़े होते तो कहने लगे कि, मैंने कहा सर आपको गाउट है। तो एक बीमारी होती है जो गाउट, बहुत कॉमन बीमारी है, जो आपका पैर का अंगूठा है एकदम से मन ऐसा होता है जैसे छत फट गई हो, मतलब आप बैठे बैठे ठक, इसको बोलते हैं गाउट। कि मतलब आपके आर्थराइटिस ऐसी नहीं होगी सुबह होगी शाम को होगी, आप बैठे हैं और ठक से हो जाए, उसको बोलते हैं गाउट। में क्या होगा, आपका पैर लाल हो जाएगा अंगूठा, और पेन जो होगा, पेन का कोई मीटर नहीं है। अमेरिकन पेन का मीटर बना रहे हैं फिलिप्स कंपनी, उससे पता चल जाएगा। कोई कहता है ना मेरे सिर में दर्द है, उनका लगा के देखो कितना, अभी तक कोई इसका अभी कोई मीटर नहीं है। अभी हम कैसे नापते हैं, पूछते हैं पेशेंट से, कोई 0 दर्द है कि 10 है कि 20 है 50 है 100 है। तो गाउट का जो दर्द है वो 100 होता है, इतना सारा, और खट से हो तो इसको गाउट बोलते हैं। इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से ज्यादा
खान पान की बीमारी है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा मीट मछली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए तो गाउट को भी हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है। जो बच्चों की आर्थराइटिस है वो बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है पूरे घर परिवार को, तो उसको ज़रूर आप हमेशा जब भी हो एक रेफरल सिस्टम बनाइए। देखिए, मुझसे यदि कोई आज गवर्नमेंट पूछे, मिश्रा जी तो गवर्नमेंट के इतने नज़दीक हैं, कोई मुझसे पूछे, कोई पूछता नहीं है दिल्ली में किसी को, या मुझसे कोई पूछे कि डॉक्टर साहब आप एक हेल्थ सिस्टम, आइडियल हेल्थ सिस्टम क्या है? आप टीवी पे देखते हो ना कि साहब अस्पताल में बड़े मारा-मारी है, कोई वो नहीं हो रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा। अरे बेचारे डॉक्टरों का जैसे पायलट हो, तो पायलट का काम है हवाई जहाज को उड़ाना, पर वो अस्पताल उसको साफ कौन करेगा हवाई जहाज को? हवाई जहाज का टिकट कौन बाँटेगा? हवाई जहाज में वेलकम कौन करेगा? हवाई जहाज में पानी कौन पिलाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पहली चीज, दूसरा एक रेफरल सिस्टम की कमी। देखिए आर्मी क्यों आज भी, हमारे पास बहुत कोविड पेशेंट आर्मी में भी बहुत ज्यादा है, पर कहीं आप किसी ने कहीं हल्ला सुना कहीं? क्यों? कि सिस्टम इतना तगड़ा है कि रेफरल सिस्टम है पहले तो आप सब लोग जो सुन रहे हैं अपने डॉक्टरों को हमेशा कहिए कि साहब मुझे कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो कि इस बीमारी का इलाज करता है, तो मैं एक अच्छा रेफरल सिस्टम बनाइए। डायग्नोसिस आज भी इसके लिए बड़े जो हैं, याद रखिए डायग्नोसिस के लिए बड़े टेस्टों की जरूरत नहीं है। मेरे पास 5 मिनट टाइम है अभी और? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। हाँ, बस 5 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि नहीं बहुत बड़ा लेक्चर फिर आराम आदमी डॉक्टर साहब अच्छा है आपके जो भाषण है उसमें बहुत सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, मैं वही नोट कर रहा था धीरे-धीरे। क्योंकि तो क्या है कि लोग कहते हैं साहब हम तो दिल्ली जाएंगे टेस्ट कराएंगे, टेस्टों से कभी कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ आर्थराइटिस का। इसके लिए एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जिसको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी मशीन ये है ब्रेन, इसको हमारी मेडिकल की भाषाएं बोलते हैं हिस्ट्री। यदि किसी ने अच्छी हिस्ट्री ली है तो 90% डायग्नोसिस हिस्ट्री से और 10% डायग्नोसिस टेस्ट से। तो नहीं तो क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए उसने 100 टेस्ट लिख दिए, भी करा लीजिए, ये भी करा लीजिए, और रूमेटोलॉजी के टेस्ट बड़े महंगे हैं। हाँ, कोई पढ़ा लिखा रूमेटोलॉजिस्ट होगा, डीएम क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट कम है तो वो टेस्ट कम लिखेगा, वो आपसे एक लंबी हिस्ट्री पूछेगा, एक डायग्नोसिस लिखेगा और आपका इलाज शुरू करेगा, 1 या 2 आपके टेस्ट करेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए हिस्ट्री ज्यादा जरूरी है। तो क्या टेस्ट यूजलेस हैं? नहीं, टेस्ट यूजलेस नहीं है, कई स्थितियों में टेस्ट कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए, कुछ और तो नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सेक्रेटरी साहब, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो आए, वो बोले यार मैं एक बड़े अस्पताल में गया था, उन्होंने मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस किया है। तो किसी ने बोला सर चौधरी साहब को भी दिखा लो। मैं उस समय जूनियर था, तो मैंने उनका हाथ देखा वैसे ही जैसे गठिया का होता है हाथ। तो मैंने कहा कि आपको डायबिटीज है क्या? तो कहते डॉक्टर साहब डायबिटीज तो है मुझसे, बट ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा सर इसको बोलते हैं डायबिटिक आर्थराइटिस, डायबिटिक कायरो आर्थ्रोपैथी। ये अंग्रेजों ने एक वर्ड बनाया कि डायबिटीज के कारण आपके जोड़ के अंदर कुछ नहीं हो रहा, जोड़ के बाहर के जो मसल्स और टेंडन है वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं आपको लग रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो सबसे बड़े अस्पताल में गया। मैंने कहा सर आपको एक डीएम क्वालिफाइड की जरूरत है और मैं आपको बोलता हूँ डायबिटिक आर्थ्रोपैथी है। आज भी वो सेक्रेटरी साहब हैं इसी शहर में, वो इसको बोल सकते हैं कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ऐसा ही एक और सेक्रेटरी थे, एक होम सेक्रेटरी में थे, वो रोज मेरे पास आए कि मुझे जोड़ में दर्द है, जोड़ में दर्द है, मैं डायग्नोस ही ना कर पाऊँ। मैंने कहा यार यंग हैं और हेफ्टी हैं, लंबे भी हैं, कुछ सब कुछ करा लिया मैं। एक दिन वो टेनिस खेलने गए थे, आए हाफ पैंट पहने हुए थे, तो मैंने देखा यार उनका जरा जो खड़े होने का स्टाइल था वो बच्चों की माफिक था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आपका ज्वाइंट पीछे चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर मोबाइल सिंड्रोम। आपने सर्कस में देखा होगा कि कई लोग, जैसे अब मेरा सिर है, अब मैं सिर इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता पीछे ले जाऊं। आप कभी जाएंगे एक आध आदमी ऐसा मिल जाएगा जो सिर पीछे कर लेता अपना, या
कान ऐसे ऐसे कर लेता बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं हाइपर मोबाइल सिंड्रोम। इन पेशेंट्स को बड़ा जोड़ों में दर्द होता रहता है, क्योंकि ईश्वर ने जो इनका सीमेंट है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव बनाया है। तो जो मैंने बताया ना, पूरे शरीर को जोड़ने वाला, जैसे ईंटों को जोड़ने वाला गारा होता है, ऐसे ही इसको बोलते हैं हाइपर मोबाइल सिंड्रोम। इसका मतलब है आर्थराइटिस के और बहुत से कारण होते हैं। डायबिटीज मैंने आपको बताया, हाइपर मोबाइल सिंड्रोम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। मेरी बहन जो मुझसे 10 साल से कह रही थी मुझे आर्थराइटिस है, जब मैं रूमेटोलॉजिस्ट बन गया तो मैंने कहा आप अपने थायराइड कराइए। पढ़े लिखे हैं, मतलब भोपाल में रहते हैं, बड़ी जगह रहते हैं, कहते नहीं 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 कुछ नहीं, मैंने कराई। इतना सारा थायराइड, थोड़ा बहुत नहीं, 20 साल से थायराइड, डायबिटीज, हाइपर मोबाइल सिंड्रोम, टीबी से भी आर्थराइटिस हो सकती है। ऐसे कई बीमारियां और हैं जिनसे कि आर्थराइटिस हो सकती है। तो जो मैंने मुख्य आर्थराइटिस बताई जो आपको, जिसे कहते हैं कोबरा, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी शायद मुझे मालूम होना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? एक पिरामिड है। पहले बोलते थे भैया दवाई, दर्द की दवाई वाई खाओ और ठीक हो जाएगा। फिर धीरे 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 आजकल बोलते नहीं, एकदम दवाइयां दीजिए। जैसे कि डायबिटीज की दवा इंसुलिन है, इसकी दवा को हम लोग बोलते हैं डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग। आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। भाई ये तो क्यूइन ड्रग है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा अभी, कि मैंने एक छोटा सा एक लाइन लिखा किसी बड़े आदमी को, मैं उस बड़े आदमी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गलत होगा, व्हाट्सएप पे, कि यदि कोरोना का इलाज करना है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाए। और इसके एविडेंस इसलिए मौजूद हैं कि इसके एविडेंस में चाइनीज और हमारी खुद की रिसर्च जो है, रूमेटोलॉजी में रिसर्च है कि क्या करता है, सेल का पीएच बढ़ा देता है, तो एंटीवायरल है। मैंने ये 20 मार्च को लिखा था उनको, कि मेरा पर्सनल व्यू है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने तुम्हारा जो व्हाट्सएप पे आईसीएमआर को भेज दिया है। मैं डर गया, मैंने कहा आईसीएमआर में तो विद्वान बैठते हैं, तो वो लोग कहेंगे यार ये कहाँ आर्मी के डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना चाहिए। उन्होंने 20 मार्च को लिखा और जिनको लिखा था उन्होंने आईसीएमआर को भेज दिया, और 22 को आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिया। ये वही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आज कोविड में दी जाती है, कोरोना में दी जाती है, वही आर्थराइटिस में दी जाती है, मीथोट्रेक्सेट दी जाती है, सल्फासेलेजिन दी जाती है, लेफ्नामाइड दी जाती है। और एक दवाइयां जिसके लिए यदि मुझे वो रजत शर्मा का वो होता है ना कोट, यदि उसमें बिठा दिए जाए तो लोग कहें कि डॉक्टर साहब आप इतनी महंगी दवा लिखते हो, मेरे ख्याल से क्योंकि मुझे आर्मी में एक बार एक मेरे डीजी ने नाराज होकर मुझे गुवाहाटी पोस्टिंग कर दी कि यार तुम बहुत महंगी दवाई लिखते हो। आज वो मेरे पास आते हैं बेचारे आर्थराइटिस के कारण और मुझे कहते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया यार कि तुम, इन दवाइयों को बोलते हैं बायोलॉजिक्स। मैं बायोलॉजिक्स, मुझे ये देश जानता है और मेरे जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं। यदि कोई रूमेटोलॉजिस्ट सुन रहा होगा तो उन्हें मालूम है, मुझे लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजिक्स इन इंडिया। मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने बायोलॉजिक्स यूज किया। 1 लाख रुपए की दवा आती थी, आजकल सस्ती है। जब ये सब दवाइयां फेल हो जाएं तो वो दवाइयां बनाई गई हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इसकी बहुत सी दवाइयां हैं और बहुत सी रिसर्च हो रही है। और ये भी बता देता हूं कि ये जनरली इंडियंस रिसर्च कर रहे हैं। ये रविंद्र मैनी साहब जो थे उन्होंने ही बायोलॉजिक्स का आविष्कार किया था। तो वो हम लोग देते हैं। अब मैं लास्ट चीज बोलूंगा, एक लाइन, कि आपके लिए मैसेज क्या है। देखिए, एक तो मैसेज यह है कि जैसे एक जमाने में हैजा होता था, कई लोग मुझसे बोलते हैं डॉक्टर साहब एलोपैथी में आपका कोई इलाज नहीं, तो ये बताइए, हैजा, हमारे मेडिकल कॉलेज में हम थे, गांव के गांव हैजे से मर जाते। मैंने देखा है, डॉक्टरों ने देखा है, बाकियों ने नहीं देखा। आपने आके अभी अस्पतालों में आप जाएं, आपने कोविड का वो स्वरूप नहीं देखा जो डॉक्टरों ने देखा है। हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमें मालूम है। तो हैजे से मरते थे लोग, चेचक से गांव के गांव मर जाते थे, अंधे हो जाते थे। वो तो मैंने देखा है, ये मेरी माता जी ने नहीं, ये मैंने देखा है। मैं रीवा में पढ़ता था, रीवा मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज की बस में हमको घुमाया जाता था कि देखो भाई ये चेचक ऐसी होती है, इसको बोलते हैं
एंडेमिक, पेंडेमिक माने पूरे राष्ट्रों में फैल जाए और अपने इकट्ठे बहुत सारे केस हो जाए, उनको बोलते हैं एंडेमिक। तो हम लोग देखते थे भाई ये हो गया। और तो जो मैं ये बोल रहा था, कई लोग बोलते हैं एलोपैथी में इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए साइंस धीरे धीरे प्रगति करती है और साइंस एविडेंस चाहती है। साइंस कैसे एविडेंस चाहती है कि कोई कहे कि साहब उस पेड़ पे भूत रहता है, तो हमारे शरीर का आदमी जो अनसाइंटिफिक होगा क्या कहेगा, भैया चलो घर चलते, घर पे सोएंगे। साइंस वाला बोलेगा चलो अच्छा मैं 3 दिन यहीं रहता हूँ इसी पेड़ पे, मैं भी बैठूंगा देखता हूँ भूत है कि नहीं। यही साइंस है। यदि हम लोग सही में, यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो लोग सुन रहे हैं, कोई कहे कि डॉक्टर साहब ये तेल है इससे फायदा होता है, तो लाइए मेरे पास, हम रिसर्च करके बताएंगे। रिसर्च में यही है कि बहुत से दूसरे लोगों का फायदा होगा। हमारी साइंस कभी कभी ये रह गई कि हमारे घरों में ही रह गई। मैं नहीं कहता कि एनेक्डोटल एक्सपीरियंस नहीं है, साइंस के अलावा भी दुनिया में कई चीजें हैं, कई चीजों से आदमी ठीक होता है, बट वो उसको हम लोगों ने बहुत लोगों को विज्ञान के रूप में नहीं बनाया, जो कि अंग्रेजों ने ये काम किया। देखिए पोलियो, चेचक, चेचक का टीका, आज एक भी सिंगल केस पूरे वर्ल्ड में, इतनी बड़ी पृथ्वी पे आज हम कोरोना से परेशान हैं, चेचक का कोई पेशेंट नहीं। देखिए एक सिंगल चीज से, एक सिंगल आदमी ने बनाया, जीनर, एडवर्ड जीनर ने बनाया मलेरिया। मैंने आपको बताया यंग मेजर ने बताया कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसे ही आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के क्षेत्र में जितनी दवा आई है 15 साल में, उतने किसी क्षेत्र में नहीं आई। इनफैक्ट मेरे जहां जहां मैं जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं कि आर्थराइटिस के क्षेत्र में इतनी प्रगति क्यों हो रही है। उसका एक सिंगल कारण है, पिछले 10 साल से जितने टॉपर्स थे। देखिए मैं महाराजा कॉलेज में, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, और एक बार पीएमटी का रिजल्ट निकला तो मेरे घर में, मैं उस समय फादर की डेथ हो चुकी थी, तो हमारे घर में पेपर नहीं आता था, और पता पड़ा पीएमटी का रिजल्ट आ गया। मैं भागता भागता गया, उन्होंने मुझसे पूछा, एक कपड़े की दुकान थी वहां, मुझे अभी भी याद है कहाँ है वो कपड़े की दुकान, वो सरस्वती शिशु मंदिर के सामने थी। तो उसने बोला भाई गल्ला तुम्हारा मंडी क्या के। नाम है आपका क्या नाम है, तो क्या रोल नंबर क्या है। अब मैं कहा भैया 4 महीने पहले इम्तिहान हुआ, कहाँ रोल नंबर घर में पड़ा है। मैं मैं पहनता था हवाई चप्पल, और वो चप्पल बार बार निकल जाती थी, मुझे याद है, मतलब उसका जो वो चीज, उसमें तार बंधा हुआ जाता था। अब मैंने कहा यार इतनी दूर घर जाऊंगा, ये चप्पल बार बार निकलेगी। मैंने कहा, उन्होंने कहा कल पूरा रिजल्ट निकला, कल देख लेना, अभी तो 10 नाम आए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम वेद प्रकाश चतुर्वेदी। उनने देखा देखा, उनका अरे तुम्हारा तो यार 5वीं पोजीशन है मेरिट में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्यों कि मेरे को फिर भी विश्वास नहीं, फिर घर गया दौड़ते हुए, फिर रोल नंबर लेके आया, फिर मैंने चेक किया रोल नंबर के साथ में। मेरा मतलब ये हुआ कि प्रगति होती रहती है लाइफ में, कोई भी निराश ना हो। कब किसको, देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था आर्मी ज्वाइन करते टाइम में, ना मेरा कोई आर्मी में था। जब मैं आर्मी में गया तो मैंने आर्मी वाले को सिर्फ एक सिनेमा में देखा था, हकीकत पिक्चर में, कि भाई आर्मी ऑफिसर ऐसा लगता है। मैंने आर्मी में ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट, और बन गया मैं लेफ्टिनेंट जनरल तक। मेरे ख्याल से हम सबको चांस है लाइफ में, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो 99% हो सकता है 1% हमारा भाग्य इतना ना हो, बट यदि हम कर्म योगी रहेंगे तो हम उसको पा सकते हैं। चाहे वो आर्थराइटिस का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो। देखिए समाज सेवा भी बहुत जरूरी है। हमारी उम्र में हमने सब कुछ पा लिया है, अब हमारा काम है समाज की सेवा करना। यदि हम वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं, हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से जुड़े, हम अपने क्षेत्र से निकले और बढ़ते चले गए। अब हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई भी यही कार्यक्रम नहीं। देखिए मिश्रा जी तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बड़ी बड़े डॉक्टरी नहीं और भी चीजें, चाहे वो पंचायत का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सड़कें बनवाना हो, ये सब मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता हूँ खुद, मैं जानता हूँ उसकी कितनी कितनी जरूरत है। यदि हम, उन चीजों की भी जरूरत है, सिर्फ सिर्फ एक हेल्थ लेक्चर से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी को बनाना है तो सब चीजें करना पड़ेंगी साइमल्टेनियसली। तो टेक होम मैसेज यही है, आर्थराइटिस का इलाज संभव है,
अर्ली डायग्नोसिस करना है तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि हमें रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। आपके पास यदि आपको लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास सही में पैसे नहीं हैं, तो मैं फ्री ओपीडी देखता हूँ, 2 ओपीडी फ्री भी देखता हूँ गंगाराम में। आप आइए, मैं आपका फ्री में भी इलाज करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है नहीं डॉक्टर साहब मैं पे कर सकता हूँ, तो उसके लिए अलग ओपीडी है। और इसकी दवा संभव है, इसके लिए नीम हकीम खतरे ना जाने में मत जाइए। हाँ, कई लोग बोलेंगे योगा कर सकता हूँ कि नहीं, वॉक कर सकता हूँ नहीं, वो तो एक हेल्थ के प्रिंसिपल हैं। उस आप हेल्थ के प्रिंसिपल वो तो सब चीज के लिए अच्छे हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं, जोड़ के लिए भी अच्छे हैं। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी को। मैं उनसे जुड़ गया था एक बार, ऐसे जुड़ गया था कि मुझे पता पड़ा कि भाई ये बहुत वीआईपी हैं, छतरपुर के रहते हैं यहाँ। मैंने कहा यार मैं तो रिटायर हो गया, मैं तो अब मुझे कौन पूछेगा। अब मैंने कहा यार मैं उनसे इनके पास जाऊंगा, वो बोलेंगे शायद कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहा होगा। मैंने कहा यार मैं चलो अपना परिचय तो दे दूं। भाग्य से एक मेरे दोस्त मिल गए मिश्रा जी को। उन्होंने बताया कि भाई हाँ, ये लोग 3 भाई थे, महाराजा कॉलेज में पढ़ते थे, टॉपर थे। फिर तीनों भाई, मैं बड़े भाई ज्ञान चतुर्वेदी, मैं वेद चतुर्वेदी और विनय चतुर्वेदी, हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में रहे। अब हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं और अब जुड़े हैं मिश्रा जी के साथ में, तो हम कुछ और भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी सीधी सच्ची बेलाग लपेट बातों में जिस ढंग से बताया, वो पूरे श्रोतागणों को लाभदायी रहेगा। केवल लाभदायी नहीं होगा, बल्कि आर्थराइट्स के बारे में, न्यूमोटोलॉजी के बारे में लोगों के मन में अनेक धारणाएं, भ्रांतियां थी। हमारे पास लगभग 479 प्रश्न आए हैं, जो अपने आप में आपकी लोकप्रियता और इस विषय के प्रति लोगों की जागरूकता के बारे में द्योतक है। 479 प्रश्न अभी तक हमारे बीच में आए हैं और स्क्रीन पर लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। आप इतनी उम्र में अपने घर से एक 25 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के आए हैं। एक नौजवान की तरह आपका व्यवहार है। आप फौजी हैं, सम्मान के साथ आपने नौकरी की है, और नौकरी नहीं की है, एक नए विषय को किया है। ये पूरी जनता जनार्दन आपको सलाम करती है। मैं प्रश्नों की तरफ सीधे सीधे आता हूं। तो एक बहुत अच्छे दर्शक ने कहा है, बहुत सारे प्रश्न तो कवर हो गए हैं। रतीश चंद्र रावत ने पूछा है, श्रीनगर महोबा के रहने वाले हैं, कि आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। संक्षेप में एक एक लाइन में उत्तर देते चलेंगे तो बहुत लोगों के उत्तर कवर हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम की खराबी से होता है। इम्यून सिस्टम क्यों खराब हो जाता है, इस पे रिसर्च चल रही है। तो एज ऑन टुडे हमको ये मालूम है कि आग आग क्यों लग जाती है और आग को बुझाया कैसे जाता है, बट वो पहला इवेंट माचिस क्या है उसका पता लगाना अभी बाकी है। एक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा अलीपुरा से पूछते हैं कि आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है, वो तो आ गया है। सर्दियों में ये हड्डियों के जोड़ का दर्द शायद ज्यादा शुरू होता है, या हमारे बुंदेलखंड और बघेलखंड गांव की भाषा में कहते हैं जब बिजली तड़कती है तो पैरों में, घुटनों में दर्द होता है। इसके बारे में एक सेकंड में। हाँ देखिए, जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होगा टेम्परेचर में, तो ठंडों में और ह्यूमिडिटी में जोड़ों का दर्द काफी ज्यादा होता है, गर्मी में कम होता है। इसका कारण है एक जेलिंग फिनोमेना कहलाती है, वो कभी यहाँ नहीं बताऊंगा ज्यादा, बट हाँ ये पक्की बात है कि ठंडों में और ह्यूमिडिटी में ज्यादा होता है और गर्मी में कम। इसी से जुड़े हुए कई दर्शकों के सवाल हैं, वो पूछ रहे हैं। विनोद कुमार रावत छतरपुर से पूछ रहे हैं, क्या एसी चलाने से और ठंडा पानी पीने से इन सब दर्दों की मात्रा बढ़ती है? एसी का क्या इसमें रोल है? देखिए, एसी का कोई रोल नहीं है। यदि आपको एसी कंफर्टेबल लगता है तो कंफर्टेबल लगेगा, आपको नहीं कंफर्टेबल लगता है तो मत यूज कीजिए। ठंडे पानी से भी इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये हमेशा याद रखिए, कोई आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब, कई पेशेंट पूछते हैं साहब ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि डॉक्टरों से ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यदि मैं कॉफी पीऊं तो मेरे को पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या बताएगा, मैं खुद ही बताऊंगा भाई कॉफी पीता हूं। तो जो चीज से आपको लगता है ठंडे पानी से आप सूट नहीं करता, मत पीजिए। एसी नहीं सूट करता नहीं, बट पूछा जाए
तो एसी या ठंडे पानी से इसका कोई संबंध नहीं। एक श्रीमती जया मिश्रा दिल्ली से पूछ रही हैं कि आर्थराइटिस क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है? लोगों में एक भ्रम है कि ये मरते दम तक चलने वाली बीमारी है, तो आर्थराइटिस मरीजों को किन बातों से परहेज करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जया मिश्रा का। जी हाँ, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं। एक तो है जैसे ब्लड प्रेशर है, समझ लीजिए मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं 10 साल से दवाई खा रहा हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर यदि मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो नस फट जाएगी। जैसे मेरी माँ की ऐसी डेथ हुई थी कि दिमाग की नस फट जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है, डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है एज ऑन टुडे। एक दिन ऐसा आएगा जब इसको क्योर किया जा सकता है। तो जैसे डायबिटीज की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, ऐसे आर्थराइटिस के लिए लंबी दवा लेना पड़ेगी। यदि लंबी दवा नहीं लेंगे तो जैसे नस फट जाती है, ऐसे ही इसमें जोड़ नष्ट हो जाएगा। तो फिर आपको हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन को ऑपरेशन के लिए भेजना पड़ेगा, या फिर आपकी किडनी में वो पदार्थ जमा हो जाएगा तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आर्थराइटिस का कंट्रोल डायबिटीज की तरह ही कंट्रोल हो सकता है, पॉसिबल है आजकल के दिन में। और परहेज साइंस के रूप में पूछा जाए तो साइंटिफिकली बहुत स्टडी हुई है। जैसे कहा ना कि विज्ञान क्या करता है, एक अंग्रेज क्या करता है, वो कहे वहां भूत रहता है तो कहे चलो हम वहां रहते हैं। ऐसे ही किसी ने बोला भाई उड़द की दाल से हो जाता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। कोई भी पर्टिकुलर डाइट इसमें ना तो नुकसान करती है। हाँ, आपको यह लगता है, कई पेशेंट हमारे बोलते हैं कि साहब मैं तो रोज अचार खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। और कई पेशेंट बोलते हैं कि साहब मैं तो अचार खाने से तो हो गया मुझे। तो इंडिविजुअल सेंसिटिविटी है डाइट के बारे में, अदरवाइज साइंटिफिकली किसी डाइट से इसका कोई संबंध नहीं। एक हमारे दर्शक प्रदीप खरे मंटू जी पूछ रहे हैं कि हमारे बाएं कंधे में दर्द होता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर बड़े कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं। ऐसे इस विषय को लेकर 4-5 प्रश्न आए, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। अवधेश शुक्ला जी हैं, स्वदेश संपादक हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे पैरों में अचानक कंपन होने लगता है, शरीर से भी पुष्ट है, आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं क्या? ये कॉमन सवाल आया है कि क्या हम कंपन होना, अचानक पैरों पे उठते हैं। रमेश मिश्रा अभिभाषक है सतना से पूछ रहे हैं। कृष्णा पांडे पूछ रहे हैं कि हम पालथी मार के बैठते हैं तो हमसे उठा नहीं जाता है, पूजा करने के बाद हमको उठने की स्थिति नहीं होती है। कृष्णा पांडे का सवाल है। तो ये 3-4 सवाल एक से हमारे दर्शकों ने कहे हैं, आप उनका एक साथ उत्तर दे सकते हैं। देखिए, हाँ, जोड़ों की जो जैसे कहते हैं ना कि कोई कहे भाई दांतों पे इतनी रिसर्च हुई, तो शोल्डर पेन पे भी बड़ी रिसर्च हुई। जब भी शोल्डर पेन का आदमी आता है, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा उसको, डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है? तो डायबिटीज, थायराइड, ऐसे और 20-30 कारण हैं जो कि शोल्डर के कारण होते हैं। कुछ सर्जिकल कारण भी होते हैं। एक कोलोकियल वर्ड है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, बट हम लोग भी यूज करते हैं कि भाई यदि आपका कंधा पूरा नहीं उठ रहा है, बट बहुत सारे कारण होते हैं। तेंदुलकर को हो जाएगा तो पता पड़ा कि भाई तेंदुलकर ऑपरेशन कराने गया, क्योंकि कोई एक वो आपका जो बॉल फेंकने वाला था उसको भी था शोल्डर की सर्जरी। तो सर्जिकल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ मेडिकल कॉजेज मैंने आपको बताया वो हो सकते हैं। ज्यादातर जो आर्थराइटिस हैं वो इन्वॉल्व कर सकती हैं आपके कंधे को। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं शोल्डर की बीमारी का। जहां तक नी के आलती पालती, देखिए हमारे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी बहुत अजीब सी चीज है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो भी चीज पुरानी है वो जरूर अच्छी होगी। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे इसमें जेएन में है ऐसा। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप ऐसे बैठिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको आलती पालती मार के बैठने में, देखिए एक एक विशेष वर्ग है जो टेबल कुर्सी पे बैठ के पूजा करता है। उनके मंदिर में टेबल कुर्सी लगी हुई है चर्च में, तो वो भी तो ईश्वर, उनको वो भी तो स्वर्ग में जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं लिखा कि हम आलती पालती मार के बैठेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। यदि आपको आलती पालती मार बैठने में परेशानी है तो कुर्सी पे बैठ के पूजा कीजिए। इससे शो होता है कि आपका जो ज्वाइंट है वो डैमेज हो रहा है। इसीलिए वैसे भी आलती पालती मार के बैठना इतना ज्वाइंट के ऊपर स्ट्रेस पैदा करता है। तो यंग एज में तो आप बैठ सकते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके बाल सफेद हैं, आपका जोड़ भी सफेद हो रहा है। मेरी 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 सास हैं,
मैं उनको बोलता हूँ कुर्सी पे बैठ के पूजा कीजिए, धीरे धीरे आप कुर्सी पे बैठ के पूजा करती हैं तो बड़ी खुश रहती हैं कि तुमने ठीक बताया। तो इसी तरह से आपका शोल्डर के बारे में बताया मैंने, ये बात बताया। जहां तक कंपन के बारे में एक चीज मैं आप सबको जरूर बोलूंगा, कभी भी अपने फैमिली डॉक्टर को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि सब हम दिल्ली में ही बहुत बड़े डॉक्टर रहते हैं। आज पूरा हमारा जो महकमा है हेल्थ का इससे पीड़ित है कि हर आदमी सोचता है भाई चलो दिल्ली में इलाज कराएंगे। पहले अपने फैमिली डॉक्टर पे विश्वास कीजिए। यदि आपका फैमिली डॉक्टर आपको लगता है कि मेरा इलाज कर सकता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोरोना हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, उसके लिए दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। आपका हमारे पास आज हिंदुस्तान में मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने पूरा वर्ल्ड देखा है कि हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है एक बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को ठीक करना है, वो गवर्नमेंट ठीक करेगी। बट डॉक्टर्स हमारे गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हमारे पास एमडी डॉक्टर हैं छतरपुर में, उनको आप दिखाइए। हाँ, उनको लगता है तो भाई रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो कंपन के 100 कारण हो सकते हैं। तो कंपन के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर को, फैमिली फिजिशियन को दिखाइए। हर चीज का 100 कारण होते हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, घर में लड़ाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, 50 चीज हो सकती है। ऐसी कंपन के भी 100 कारण हो सकते डॉक्टर साहब, एक हमारे अशोक गुप्ता जी सतना से पूछते हैं कि मेरे दोनों घुटनों में एवं एड़ी के ऊपर दर्द रहता है, साइकिलिंग करने को कहा गया है, कुछ राहत है किंतु ठीक नहीं हो रहा है, क्या इसकी कोई दवाई है? और अधिकांश दर्शकों ने प्रश्न पूछा है, आर के त्रिवेदी जी हैं, एक हमारे दर्शक अनुज परहुआ रीवा से हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या हमारा सही पोस्टर नहीं होता, मोबाइल देखने के कारण पीछे गर्दन में दर्द होता है। दीपन वर्मा दिल्ली से पूछते हैं, क्या गठिया और आर्थराइटिस दोनों एक ही चीज है या इससे बचने के कोई अलग अलग उपाय हैं? मैं सबका पहले से शुरू करता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन बताया आपने कि गठिया एक ऐसा वर्ड था, जैसे हमारे भाषा में जब साइंस प्रगति की, जैसे साइंस में एक, जैसे साइंस ऐसे समझ लीजिए कि एक बैलगाड़ी है, पहले बैलगाड़ी से चलते थे, अब एरोप्लेन से चलते हैं। ऐसी साइंस है जो पुरानी है। जब सभ्यता बन रही थी तो चाइनीज मेडिसिन करते थे, यूनानी मेडिसिन करते थे, हम लोग आयुर्वेदिक करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें खराब थी, ये भी अच्छी थी। इन्हीं के ऊपर मॉडर्न साइंस डेवलप हुई है। ये बहुत बड़ा चीज कहने वाली बात है कि हमने जो मॉडर्न साइंस है उसी से डेवलप हुई है। पुराने जमाने में हम लोग बुखार को बोलते थे जूड़ी ताप, कि भाई जूड़ी ताप आ गया। फिर बाद में पता पड़ा मलेरिया अलग होता है, टाइफाइड अलग होता है, हैजा अलग होता है, कोविड अलग होता है। तो हमने पता लगाया भाई बुखार के 1000 कारण होते हैं। तो जो ये वर्ड यूज किया गया है गठिया, एक कोलोकियल वर्ड था, जैसे जूड़ी ताप। ये गठिया और आर्थराइटिस प्राय एक ही चीज है, इसके 100 कारण होते हैं। वो कारण कौन बताएगा आपको? एक एजुकेटेड रूमेटोलॉजिस्ट, वो आपको बताएगा कि भाई इसके 100 कारण है। और जैसे मैंने बताया, रूमेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जिसने डीएम किया हो और 3 साल का कोर्स किया हो, उसको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप दिखाएंगे तो आपको बताएगा कि ये एक ही कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। फिर आपने एक और क्वेश्चन पूछा मुझसे, एक मिश्रा जी मैं भूल गया, एक क्वेश्चन और पूछा आपने मुझे। मैंने पूछा है कि इनके साइकिल चलाने के लिए कहा गया है। हाँ, हील पेन के भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, स्पेशली हील पेन, थायराइड है, डायबिटीज है, और कुछ हमारी बीमारियां हैं उनसे भी होता है। क्या हुआ है कि जैसे पहले एक जमाने में दांत में दर्द हुआ कहते पायरिया हो गया, एक कॉमन वर्ड था जब मैं यंग एज में था, पायरिया हो गया। बाद में देखिए डेंटिस्ट्री कितनी डेवलप हो गई। ऐसे ही आर्थराइटिस डेवलप, हील पेन के बहुत से कारण होते हैं। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, यदि नहीं होता तो आप आइए हमारे पास, एक थायराइड भी करा लीजिए, एक ब्लड शुगर भी करा लीजिए, उससे हील पेन बहुत होता है। और एक दो कुछ और टेस्ट हैं वो, और कभी आप आएंगे यहाँ तो हम आपकी जरूर सेवा करेंगे। श्रीमती अर्चना दीक्षित नौगांव से पूछती हैं कि 5-6 सालों से मेरे सूजन एवं दर्द रहता है, चलने उठने बैठने में तकलीफ रहती है, कई स्थानों पर एलोपैथिक उपचार करा चुकी हूँ, जब तक दवा खाती हूँ तब तक दर्द और सूजन कम रहती है, दवा बंद करने पर पुनः पूर्व की स्थिति हो जाती है।
डॉक्टर के अनुसार एक्सरसाइज भी करती हूँ, कोई स्थायी निदान क्या है इसका? देखिए, स्थायी निदान तो है कि एक बार आपको किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मुझे ही दिखाइए, क्योंकि उसका कारण है कि जैसे एक ज़माने में जब आप देखिए 2 महत्वपूर्ण लोगों का टीबी से डेथ हुई है। आप सोच सकते हैं कि कौन लोग थे? आज बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 60-70 साल पुरानी बात है। एक देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ थी कमला नेहरू, उनकी टीबी से डेथ हुई। एक जिन्ना साहब थे, उनकी टीबी। देखिए, जब रिसर्च नहीं होती तो टीबी 6 रोग 5000 साल से है। एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट कॉक्स, उसने बताया कि भाई साहब ये इस बैक्टीरिया से होता है और उसके अगेंस्ट में दवाई दी जाए तो ठीक हो जाता है। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उस समय अनफॉर्चुनेटली रूमेटोलॉजिस्ट इस देश में कम है, और यदि कोविड जब खुलेगा तो मैं भोपाल भी हर महीने जाता था, और अब इसका प्रचार भी मैं करूँगा ताकि मेरे जो लोग दिल्ली आने में थोड़ा डरते हैं, वो भोपाल आएँगे। एक मानसिकता रहती है चलो भोपाल में सुबह गए हम शाम को आ सकते हैं। तो उसका अब ज़िंदगी भर तो कोरोना नहीं रहेगा, 2-4 महीने में ठीक होगा, तो फिर एक बार आके दिखाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं साहब डॉक्टर साहब हमने तो सुना ही नहीं नाम, तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, तो ये नाम को बार-बार आपको मुँह पे लाना पड़ेगा, रूमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी। तब तो आप सीखोगे, नहीं तो आप कहोगे नहीं यार ये कुछ है। हमारे आज भी कई दोस्त बोलते हैं कि यार वो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैंने कहा मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुनील अग्रवाल हैं सतना से। ये सार्थक हॉस्पिटल चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे बड़े भाई है। ये प्रश्न पूछते हैं कि रिजल्ट ऑफ नी ट्रांसप्लांट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इसी प्रकार से नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, इनके बारे में हमारे जिन दर्शकों ने प्रश्न पूछे उनके नाम मैं ले देता हूं एक बार। अनुपम त्रिपाठी हैं, जयंत चतुर्वेदी हैं, कमलेश्वर अग्रवाल हैं। इनके सबके एक से सवाल है, नी रिप्लेसमेंट के बारे में, ये ऑर्थो में जाएगा या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा? ये इतना बढ़िया सवाल है और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था। ये मैं आपको बताता हूँ। सवाल पूछने वाले भी डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं 200 बेड का। तभी इतना अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं खुद भी एमडी डॉक्टर था, मैं समझ नहीं पाता था जॉइंट रिप्लेसमेंट का चक्कर क्या है। आज ये क्वेश्चन मेरे को एक मरीज पूछता है तो उसका 2 लाइन में मैं उसको जवाब देता हूँ। मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि जब आपका जोड़ पूर्णतः खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं टोटल जॉइंट फेलियर, या आपका पूर्णतः खराब नहीं भी हुआ है बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि मैं सर्जन हूं और मैं खड़े होकर 6 घंटे ऑपरेशन करता हूं और मेरी रोजी रोटी मारी जा रही है उस जोड़ के कारण, तो मैं जोड़ के ऑपरेशन का हकदार हूं। जोड़ का ऑपरेशन डिसाइड कौन करेगा? जोड़ का ऑपरेशन डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा। डॉक्टर सिर्फ ये बताएगा कि आपका जोड़ खराब है, चाहे वो रूमेटोलॉजिस्ट बताए चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन बताए। कितना खराब है? 10, 20, 50, 100। यदि आपका जोड़ 90, 100 खराब है तो आपको जोड़ का ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, प्रोवाइडेड कोई कहे कि डॉक्टर साहब मुझे क्या जरूरत है, मैं तो गांव में अपने खेत में बैठता हूँ और अपने खटिया पे बैठता हूँ, हुक्का पीता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या काम करते हैं, मतलब आपकी आप लाइफ से क्या चाहते हैं? यदि आप लाइफ में इतने बिजी हैं कि आप सर्जन हैं और तो आपको ऑपरेशन की जरूरत आज है, इसका मतलब है कि ऑपरेशन का निर्णय पेशेंट लेगा। मैं आर्मी हॉस्पिटल में था, उस समय कर्नल था। अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सफदरजंग के डॉक्टर साहब लेके आए थे मेरे पास, क्योंकि उस समय मैं अकेला था पूरे दिल्ली में डीएम क्वालिफाइड। तो उन्होंने कहा भाई इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। 50 यही सवाल, एग्जैक्टली सही सवाल कि ऑपरेशन किया जाए कि ये किया जाए। ऑर्थोपेडिक सर्जन ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं। मैंने कहा सर इसका निर्णय आप करेंगे, आप लाइफ से क्या चाहते हैं। मैं सोचता हूँ देश का प्रधानमंत्री जो इतना बिजी रहता है उसको ऑपरेशन की जरूरत आज है, अभी। क्यों कि एक और चीज बताता हूँ, हमारे
कुछ भाइयों की गलतियां मोस्ट प्रॉब्ली पेशेंट को समझा नहीं पाए, तो ये ऑपरेशन बड़ा बदनाम हो गया। कई बोलते हैं अरे तुम्हारा जोड़ का ऑपरेशन बेवजह कर दिया। ऐसा नहीं है, बेवजह नहीं कर दिया है, वो मेरे ख्याल से सर्जन को समझाने का टाइम नहीं रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी प्रगति है साइंस की, जैसे आंख के लिए कैटरेक्ट ऑपरेशन है, किसी से आप कभी नहीं पूछते, किसी से आप जाते हैं और ऑपरेशन करा लेते हैं। आपको मैंने जोड़ों के ऑपरेशन के लिए बोला तो 100 लोगों से पूछेंगे, उसमें से 4-5 ऐसे कलाकार होंगे बोलते भैया उससे मत करा लेना। क्योंकि पूछा जाए तो पेशेंट डिसाइड करता है कि डॉक्टर साहब मेरा जोड़ खराब जरूर है बट मेरा काम चल रहा है, चलाइए। बट पेशेंट बोलेगा मेरा जोड़ खराब है और मेरा काम नहीं चल रहा, रोजी रोटी मेरी अफेक्टेड है, तो आपको आज ही ऑपरेशन की जरूरत है। क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल है? नी जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी 100% सक्सेसफुल है। मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ, मैं जोड़ों का ऑपरेशन नहीं करता, बट सबसे ज्यादा प्रचार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए मैं करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, श्री मणिकांत महेश्वरी सतना से है, वो पूछ रहे हैं आर्थराइटिस जेनेटिक है क्या, और स्पाइन का आर्थराइटिस से क्या होता है? देखिए क्या है कि एक जैसे आप पंडित जी बोलते थे ना कि आपके पास हाथ में ये रेखा है तो आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, एक टाइप की जेनेटिक्स ही थी ये। अभी वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया कि भाई कुछ बीमारियां जीन से रिलेटेड होती हैं, तो उन्होंने आर्थराइटिस को भी रिसर्च करना शुरू किया। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद सडनली जैसे वो था ना यूरेका, उन्हें एक जीन मिल गया, उसको बोलते हैं HLA-B27। उसका मैं मास्टर हूँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि 100 बीमारियां रूमेटोलॉजी में होंगी, बट इस बीमारी का मैं मास्टर हूँ, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी में 1.2 मिलियन 12 लाख सोल्जर्स मेल्स हैं, फीमेल्स तो कम है। तो ये यंग मेल्स की बीमारी है जिसको मैं बोलता हूँ कमर का गठिया। कमर का गठिया का HLA-B27 से बहुत संबंध है। जो महेश्वरी साहब ने पूछा है उनको मालूम है ये चीज कि HLA-B27 एक ऐसा जीन है, एक ऐसा ब्लड टेस्ट है, जितने भी जीन्स के टेस्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं है, बट ये टेस्ट एक ऐसा है कि आपका HLA-B27 पॉजिटिव है और आपको कमर का दर्द है तो आपको कमर का गठिया है। यंग आदमी होगा, एक तो 20 से 40 साल की उम्र में होगा, मेल्स होगा। मैंने बहुत पहले इंडिया टुडे में एक लेख लिखा था, आर्थराइटिस, स्पाइनल आर्थराइटिस ऑफ यंग सोल्जर्स। मैं इतना एक्साइटेड रहता था कि यार आप एक जीन टेस्ट कर लीजिए और एक क्वेश्चन पूछ लीजिए सिर्फ, भैया कमर में दर्द होता है? हाँ साहब होता है। कब ज्यादा होता है? सुबह सुबह होता है क्या? हाँ साहब सुबह सुबह जो होता है, बस डायग्नोस हो गई, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं कमर का गठिया, स्पाइनल आर्थराइटिस, जिसका इलाज के लिए मुझे फेमस हूँ, मुझे पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए जाना जाता है, जो मेरे मित्रगण डॉक्टर्स हैं, कि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिक्स यूज किया था और मैंने 7,000 पेशेंट को दिया होगा। लोगों ने 100 लोगों को दिया होगा, 200, मैंने 7-8 हजार, क्योंकि आर्मी इस दवा को अफोर्ड कर सकती थी, 1 लाख रुपए की आती थी, आजकल तो 5-10 हजार रुपए की आती है, बट इसका इलाज संभव है। तो ये जेनेटिक्स, और भी कई बीमारियां जेनेटिक्स से एसोसिएटेड हैं, बट जो कमर का गठिया है, यंग एज आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे बोलते हैं, वो HLA-B27 से एसोसिएटेड है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारी सुनीता सुखेजा सतना से है, आई हैव पेन इन माय बैक साइड ऑफ नी एंड साइड वे ऑफ माय हिप्स, सो प्लीज सजेस्ट समथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, जब हम लोग फिजिशियन भी थे, मैं रूमेटोलॉजी करने गया जब मैं ऑलरेडी 12-13 साल एज ए फिजिशियन था आर्मी में, और जब भी कोई मेरी बहन भी बोलती थी मेरे कमर में दर्द है, तो हमारे पास एक ही आंसर होता था, यार लेडीज को तो कमर का दर्द होता रहता है। नाउ दिस इज अनसाइंटिफिक अप्रोच, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं। साइंटिफिक अप्रोच यह है, इस पे रिसर्च की गई कि भाई ये बीमारियां सिर्फ मेल्स को ही नहीं होती, लेडीज को भी होती है। बाद में पता पड़ा कि ये बीमारियां, जो कमर का गठिया है, सिर्फ मेल्स को ही नहीं होता, लेडीज को होता है। यदि आपके कमर में या कमर का जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको आप हिप बोलते हैं,
या मैं बोलता हूँ एक वर्ड जिसे बोलता हूँ मैं, आपका जो जीन का बैक पॉकेट होता है, बैक पॉकेट पेन या होता है आपको, और सुबह सुबह ज्यादा होता है, आराम करने से ज्यादा होता है, तो इसके लिए टेस्ट कराना जरूरी है और दिखाना जरूरी है। एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। डॉक्टर साहब हमारे सतीश चंद्र रावत जी मेरे बहनोई साहब है, उनका बहुत अच्छा सवाल है। एक 5 साल पहले दुर्घटना में उनका दाहिना पैर घुटने के ऊपर से निकाल दिया गया है। मुझे उस निकाले हुए पैर में जो कि है ही नहीं, उसमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू चलाता हो। इसमें 30-35 सेकंड तक बहुत तेज दर्द होता है। कृपया करके उचित सलाह या दवाई बताएं। मेरी उम्र 70 वर्ष है। बड़े बुजुर्ग दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आपके बहनोई साहब है तो पहले नमस्कार कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है, इसको बोलते हैं, इस पे भी रिसर्च किए। देखिए कुछ भी कहिए, मेरे ख्याल से पहले हमारे यहाँ भी रिसर्च होती होगी। जब हम गुलाम रहे, हमारे यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया, तो रोजी रोटी के लाले पड़ गए, तो क्या रिसर्च करना थी। देखिए अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि यदि पैर को काट दिया जाए तो जो पैर आपका है वो फिर भी आपके ब्रेन में मौजूद रहता है। इसको बोलते हैं फैंटम लिम्ब। मतलब आपको लगा रहेगा कि मेरा पैर मौजूद है और उस पैर में आपके दर्द भी होता रहेगा। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं फैंटम लिम्ब। तो फैंटम लिम्ब के लिए कई दवाइयां आती हैं। आप अपने एक न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखा सकते हैं। रूमेटोलॉजी में नहीं आता ये विषय, बट चूंकि हम लोग सीनियर डॉक्टर हैं, हमको मालूम है कि इसका कारण क्या है, कि आपका जो ब्रेन है उसको आपका पैर याद है, इसलिए आपको दर्द करता है। डॉक्टर साहब इसके लिए कई दवाइयां हैं। इसकी दवाई मैं आपको लिख के दूंगा, आप दवा उनको लिख के दे देना, आप भेज देना आपके बहनों साहब। धन्यवाद धन्यवाद जी। धीरज चतुर्वेदी छतरपुर से पूछते हैं कि क्या पूर्व सावधानी बरती जाए जिससे जीवन के इस मुख्य अंग को सुरक्षा मिले। इनसे मिलता जुलता सवाल है अनीस खान, एक कांग्रेस कमेटी छतरपुर के जिलाध्यक्ष हैं। वो भी पूछते हैं कि जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या नहीं है उन्हें स्वयं को किस तरह से तैयार रहना चाहिए और अपनी दिनचर्या में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में भी समस्या से बचे रहे। अनीस खान। कई लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार बाबा रामदेव ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ के है ना, एक जमाने में कहा गया था ना, वो एक हम लोग पढ़ा करते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये सब सिद्धांत पूरे वर्ल्ड में एक सही है कि आप स्वस्थ रहने के लिए वॉक करिए, अच्छी डाइट रखिए, खुश रहिए, दूसरों के लिए कुछ करिए ताकि आप सो सकें। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए करते रहिए 24 घंटे, तो आप सो नहीं पाएंगे। आप दूसरों के लिए हर रोज में एक आध छोटा मोटा काम दूसरों के लिए करिए, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। इसी को तो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं ना। और यदि आप ये सब चीजें करेंगे, डेली वॉक आधा घंटा निकालना है। पूरे आर्मी में लोग जानते थे मुझे, चाहे दुनिया इधर थी होता, मैं वॉक करने जरूर जाता। मैं जानता हूँ यार दवाई असर ना करे, बट वॉकिंग से मुझे फायदा होगा। डेली वॉक, योगा, हमारी साइंस थी, खत्म हो गई, उसको प्रोपोगेट नहीं किया किसी ने। अब बाबा रामदेव ने प्रोपोगेट किया, तो मैं ये मानता हूँ कि बाबा रामदेव ने योगा नहीं निकाला, योगा तो बहुत पुराना है, बट उन्होंने प्रोपोगेट किया, तो एक बहुत बड़ी चीज की। तो हम वो योगा जो आप कर सकते हैं, 400 योगा करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है डॉक्टर साहब मुझे ये सूट करता है, वो मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ योगा, आलोम विलोम करता हूँ, ये करता हूँ क्योंकि मुझे उन चीजों से लगता है कि मुझे फायदा होता है, मुझे अच्छा लगता है। हेल्दी डाइट, देखिए मैं कितना ही कहता रहा हूँ किसी से, स्मोकिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कोई 4 दोस्त मिल जाएंगे, छोड़ो यार डॉक्टर साहब बोलते रहते हैं। आप अपने हिसाब से चलिए। स्मोकिंग बिग जीरो, स्मोकिंग पे तो पूरा बैन लगना चाहिए। जहां तक ड्रिंक्स की बात है, क्यों सोशली इतना एक्सेप्टेबल हो गया ड्रिंक्स को, बट याद रखिए सोशली एक्सेप्टेबल होने का मतलब नहीं कि ड्रिंक्स अच्छी बात है, कतई अच्छी बात नहीं। ड्रिंक्स को भी बिग जीरो आप रखेंगे। मैं आर्मी में रहता हूँ, मैं तो ड्रिंक्स करता, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि बहुत लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता। तो मेरा मतलब ये है कि जो हेल्दी जीवन
का सबको मालूम है, क्या आप इसका पालन कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। तो फिर आप जोड़ों की बीमारी से भी ठीक रहेंगे, आप हार्ट की बीमारी से भी ठीक रहेंगे, डायबिटीज से भी ठीक रहेंगे, और से इसको प्रिवेंशन है। हाँ भाई, बीमारी होगी तो फिर इलाज डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि श्रीमती कविता योगेश ताम्रकार सतना से पूछ रही हैं कि जोड़ों की बीमारियां व हार्ट लंग की डिसीज में क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। देखिए क्या है कि मैंने जैसे बोला ना कि जो घर होता है, घर में सीमेंट लगता है, उस ईंटों को जो जोड़ने के लिए, इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग सब्सटेंस है। तो हमारी भाषा, मेडिकल की भाषा में इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो बताइए कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? बालों में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। बाल भी तो ईंटों से मिले, छोटे छोटे सेल से बने हैं। हार्ट भी छोटे छोटे सेल से बना है। उन सेलों को जोड़ता कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू की जो बीमारियां हैं, जो रोमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, वो हार्ट को इन्वॉल्व कर लेती हैं। इनफैक्ट मुझे आज तक याद है, एक मेरे जब मैं रोमेटोलॉजी करके गया तो एक सरदार जी थे मेरे बॉस, तो वो फिजिशियन थे। उन्होंने बोला, अरे ऐसा तुम कौन सा, तुम तो जोड़ों का इलाज करते हो, तुम लंग्स में कहाँ पहुंच गए? मैंने कहा सर, कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ों में भी कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट में भी कनेक्टिव टिश्यू है, लंग्स में भी है। इसलिए जोड़ों की प्राय बीमारियां इन चीजों को इन्वॉल्व कर लेती हैं। माने जोड़ में आग लगी है, जोड़ों के कनेक्टिव टिश्यू में आग लगी है, ऐसे लंग्स में आग लग जाती है, मतलब बीमारी हो जाती है, हार्ट में बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए रोमेटोलॉजिस्ट को ये भी बोलते हैं मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के डॉक्टर हैं ये। मतलब किसी अस्पताल में कोई रोमेटोलॉजिस्ट होगा और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी कि आपके बाल भी झड़ रहे हैं, आपके मुंह में भी छाले हैं, आपको स्किन में भी प्रॉब्लम है, आपको जोड़ में भी दर्द हो रहा है, माने आपके बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। इनको बोलते हैं मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। इनके भी डॉक्टर रोमेटोलॉजिस्ट हैं। ही इज द बेस्ट डॉक्टर टू डील विद। उसको मालूम है क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे कई शिक्षक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, विनीत रावत, हृदय खरे, एसएन गौर। इनका एक सवाल है कि हमको ऑफिस में क्लास में बहुत देर तक खड़े खड़े पढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारा पोस्चर के कारण अनेक बीमारी हो रही है। दर्द होता है पैरों में और घुटनों में भी दर्द होता है, किसी की एड़ी में दर्द होता है। तो इसके लिए हम कैसे बच सकते हैं? दूसरा एक इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि हमारे साकेत मिश्रा पूछ रहे हैं कि ऑफिस में हमारी लगातार 10 से 12 घंटे कंप्यूटर में बैठना पड़ता है, तो उसके कारण हमारे चेयर कैसी होना चाहिए? हमको आर्थराइटिस होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, तो क्या कोई प्रिकॉशन भी है क्या इसका? देखिए, पोस्चर एक बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बार गया, मुझे एक बार किसी ने भटिंडा भेज दिया। मैं प्रमोशन कर्नल से ब्रिगेडियर होने वाला था। उन्होंने कहा, यार तुम जब ब्रिगेडियर वालों को फिर वो भेजते नहीं है टीडी, तो क्या तुम भटिंडा हुआ हो? कोई वहां का डॉक्टर छुट्टी गया। मैंने कहा चला गया, वहां मुझे कमर का दर्द हो गया ना। मैंने कहा यार, मैं तो इतना बिजी अस्पताल में हूँ, वापस जाऊंगा, नया नया आया था मैं दिल्ली में। तो मैंने कहा यार कोई मुझे पूछेगा नहीं, वो कहेगा कोई। मैंने सब कुछ कर डाला, मैंने ये बेड चेंज कर दिया, हार्ड बेड कर दिया, 1 महीने में भटिंडा रहा। घर में लौट के आया, 1 दिन में अपने बिस्तर पे सोया, दूसरे दिन ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेक्टिव पोस्चर के कारण वो दर्द हो रहा था। तो पोस्चर एक ऐसी चीज है, यदि आपको किसी पोस्चर से कोई प्रॉब्लम है, उस पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कभी कभी हम लोग मोबाइल लिए रहते हैं, हमें कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ट्राई कि आप दोनों हाथ यूज करना शुरू कीजिए। दैट इज नंबर 1। ऐसी कई चीजें आपके गर्दन में, आप कई लोग ऐसे लगा के तो उनके गर्दन में दर्द होने लगता है, और इस पे कई बीमारियां होने आई हैं। तो पोस्चर एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि क्या बहुत देर खड़े रहने से पैर में दर्द हो सकता है, देखिए ये एक मेंटल इंड्योरेंस है। एक डॉक्टर है, वो 8 घंटे खड़े होकर ऑपरेशन करता है, जबकि डॉक्टर को बड़ा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, भाई कुर्सी पे बैठने वाले डॉक्टर हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो खड़े खड़े 8-9 घंटे करती हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि उनको एडिशनल पैसा मिलना चाहिए इसका। खड़े खड़े ऑपरेशन करते हैं, खड़े खड़े। हम फिजिशियन, हम तो कुर्सी टेबल में बैठे हुए हैं। ऐसे शिक्षक गण हैं बेचारे,
जो कि खड़े खड़े करते हैं, बट मेंटली आपको तैयार होना चाहिए पहले तो। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो आपको परेशानी कम होगी। यदि आपको परेशानी हो रही है तो फिर जरूर डॉक्टर को जरूर एक बार दिखाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन 12 कम है। नहीं तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, उनकी जो क्षमता है ना, जैसे सोल्जर है वो 8 घंटे खड़ा रह सकता है। मेंटली आपको तैयार होना चाहिए। यदि आप मेंटली तैयार नहीं तो 2 घंटे भी नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, हमारे दर्शकगण पूछ रहे हैं। सत्यभूषण जी जैन हैं, दिल्ली के हैं, बड़े समाज सेवी हैं। वो कहते हैं आप अकेले र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं जो ऑर्थोस्कोपी करते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? घर में सिकाई करें घुटनों में या ठंडी करें? कुछ लोग बोलते हैं ठंडे पानी से, बर्फ से सेको, कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी से सिकाई करो। तो इसके बारे में थोड़ी सत्यभूषण जी जैन हमारे पूछ रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत सीनियर डॉक्टर होने के बाद भी समझ नहीं पाता था एज ए डॉक्टर। और मैं आपको आज 100 डॉक्टरों को आप टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई ठंडा करूं गर्म, वो कहेंगे भैया हमें नहीं मालूम। देखिए कितना सिंपल, जबकि साइंस जो है ना, साइंस बहुत साधारण, साइंस कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। साइंस को कॉम्प्लिकेट कौन करता है? जिसको साइंस समझ में नहीं आई। यदि आपको साइंस समझ में आ रही सिंपल, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा क्रिकेट का मैच चल रहा है, सडनली बॉल लग गई तो कौन भागता है दौड़ता है? एक फिजियोथेरेपिस्ट। वो क्या रहता है, उसके पास कुछ नहीं होता, एक बर्फ की वो रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एक्यूट चोट लगे, माने तुरंत चोट लगे तो बर्फ, बाकी सबके लिए गर्म। बस सिंपल सिद्धांत है। ये डॉक्टरों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता ये चीज। अच्छा, बाकी जो गिमिक्स कई आजकल क्या कहते हैं, आप जाएंगे कोई फिजियोथेरेपी बोलेगा कि पहले मैं ठंडा करूंगा, फिर मैं गर्म करूंगा, फिर ठंडा करूंगा, वो सब उसके साइंटिफिक वो कमर्शियल होने के कारण कई चीजें आई, कंफ्यूज, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आई। साइंस ये कहती है कि यदि आपको एक्यूट चोट लगे तो ठंडी, बाकी सबके लिए गर्म। जब जिस चीज के लिए आपको पुराना दर्द है, फलाना है, ठिकाना है। हाँ, यदि आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ना ठंडा ना गर्म, इससे ठीक नहीं होने वाला। का गठिया, क्योंकि उसके अंदर आग लगी हुई, वो अलग चीज है। उसके लिए आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया ठंडा गर्म का। एक और क्वेश्चन बड़ा पूछा था, बड़ा अच्छा, आर्थ्रोस्कोपी। क्या था कि आर्थ्रोस्कोपी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। तो जब मैं आया तो मैंने क्या किया, एक वर्ड निकाला, उसका नाम था मेडिकल आर्थ्रोस्कोपी। देखिए मैंने हिंदुस्तान में 4 चीजें जो रूमेटोलॉजिस्ट को दी हैं, कहते हैं ना फर्स्ट, माना पहली चीज मैंने जो इंडिया को दी वो थी कि मैं पहला आदमी था जो कि जोड़ों का अल्ट्रासाउंड मैंने करना शुरू किया। उस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं करता था। ये बात 2003 की है और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा। ये मेरे को जो साइटेशन दिया है मेरे रूमेटोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बोला है कि ये आदमी 2003 में करता था, जो अब लोग सीख रहे हैं। पहला रूमेटोलॉजिस्ट था जिसने जोड़ों का अल्ट्रासाउंड निकाला इंडिया में। पहला रूमेटोलॉजिस्ट से आर्थ्रोस्कोपी शुरू किया। आर्थ्रोस्कोपी जनरली करते हैं सर्जन लोग, बट मैंने कहा कि देखिए आप लोग आर्थ्रोस्कोप, टूल तो वही है आर्थ्रोस्कोप, जैसे टॉर्च है, टॉर्च देखने के काम भी आती और चोर चोरी के काम भी करता है उसी से। तो मेरा मतलब है कि आर्थ्रोस्कोप तो वही है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उससे सर्जरी करते हैं। मैं सर्जरी नहीं करता, मैं सैनोवियम जो अंदर हर जॉइंट के अंदर एक फुटबॉल का ब्लैडर है, वो उस फुटबॉल के ब्लैडर की तरह, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है, ऐसे घुटना है, घुटने के अंदर एक फुटबॉल टाइप का ब्लैडर है अंदर, वो उसमें आग लग जाती है, उसको देखने के लिए आर्थ्रोस्कोपी। तो मैं ये 2 चीजें मैंने, अल्ट्रासाउंड, आर्थ्रोस्कोपी और बायोलॉजिक्स, इंडिया को बायोलॉजिक्स देने में भी मैं अग्रणी रहा हूं। और मैं तो यहाँ आ गया, एक किताब मैंने रूमेटोलॉजी की लिखी है, मैं किताब रखे हुए था वहां दिखाने के लिए। वो अकेली किताब है रूमेटोलॉजी की इंडिया में। तो कई जो चीजें मुझसे करते बना मैंने किया, आई एम वेरी श्योर मैं लास्ट मुगल नहीं हूँ, मेरे से अच्छे लोग आएंगे और मेरे से अच्छा काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक हमारे जय कुमार सिंह जी हैं, प्रधान संपादक हैं जन जन जागरण भोपाल से और झांसी के।
ये कहते हैं कि इस प्रकार के सभी दर्दों में पेन किलर्स बहुत देते हैं डॉक्टर लोग, और कई बार कुछ नहीं होता है तो आदमी अपने आप ही दर्द पेन किलर ले लेता है। पेन किलर्स के साइड इफेक्ट हैं। तो हमारे जब घुटनों में, जोड़ों में महिलाओं के दर्द होता है, इसमें कोई ऐसी कॉमन दवा है क्या जो हम घर पे अपने यूज कर सकते हैं? देखिए, पेन किलर को आप ऐसी दवा मत मानिए कि पेन किलर कोई छोटी-मोटी साइंस है। आज अमेरिका में पेन किलर आप लेने जाएँगे, तो आपको पहले डॉक्टर की फीस 2.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी, 4 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा मतलब जब पेन पे रिसर्च शुरू हुई, देखिए सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग किससे परेशान था? पेन से। तो जब पेन में रिसर्च शुरू हुई, तो आयुर्वेदिक में एक दवाई निकाली गई, इसको बोलते हैं गूगल। गूगल एक पेन किलर है, उसके भी उतने ही साइड इफेक्ट हैं जितने एस्पिरिन के हैं। सिर्फ याद रखिए कि कई ट्रेडिशनल दवाइयों को अध्ययन नहीं किया गया उनके साइड इफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ हैं। इसीलिए सेफ्टी जितनी भी जो मॉडर्न दवाइयां बोलते हैं, देखिए आप टेलीफोन यूज करते हैं, टेलीफोन अंग्रेजों ने निकाला, आप यूज करते हैं ना, सेफ है। ऐसे ये अंग्रेजी दवाइयों को खराब मत सोचिए। इन दवाइयों को पहले 5 साल जानवरों को दिया गया, 5 साल हेल्दी वॉलंटियर्स को दिया गया, तब कहीं पेशेंट्स को दिया गया। ये सब दवाइयां उतनी सेफ हैं जितनी च्यवनप्राश। सिर्फ च्यवनप्राश के अंग्रेज लोग एक चीज में जरूर ईमानदार थे, उन्होंने दवाइयों के इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स को लिस्ट किया। उन्होंने कहा भाई इसका ये फायदा है और ये नुकसान है। यदि नुकसान बहुत छोटा है और फायदा बहुत बड़ा है, उसको दवाई माना गया, उसको ड्रग बोलते हैं। डेफिनेशन बता दी और उन्होंने बताया भाई इसमें ये नुकसान हो सकता है। तो जितने पेन किलर्स हैं, करीब 100 है पेन किलर्स। वो पेन किलर्स एक अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में एक अच्छी दवा है। कितना खाया जाए, कितने दिन खाया जाए, ये नहीं कि आप उसको चबाते जा रहे हैं कि रोज खा रहे हैं। आप इस पे रिसर्च शुरू हुई कि एक सेफ पेन किलर बनाया जाए जो पेट के लिए सेफ हो। वो बन गया है, वो पेन किलर मौजूद है। इसीलिए क्या पेन किलर नहीं बना जिस पे रिसर्च चल रही है कि किडनी के लिए कौन सा पेन किलर सेफ है। तो किडनी के लिए एज ऑन टुडे पेन किलर एक ही सेफ है जो ब्रेन पे काम करता है। बाकी जितने जो पेन किलर्स हैं वो किसी और तरह का काम करते हैं। इनको बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स। अल्ट्रासेट वगैरह पॉपुलर लोग हैं, आप ले सकते हैं, वो सेफ है किडनी के लिए। बट अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर एक बार दिखाएं लेने के पहले कि मुझे क्या लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक लंबे प्रश्न चल रहे, 2 व्यक्तिगत मरीज हैं। प्रवीण गुप्ता छतरपुर से कह रहे हैं, मैं स्लिप डिस्क तथा ज्वाइंट पेन से पीड़ित रहता हूँ, इसको ठीक करने का कोई कारगर नुस्खा या दवाई बतलाने का कष्ट करें। ऐसे ही महेश दत्त अभी के पूछ रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी के अगल बगल पीठ में बहुत दर्द रहता है, इसके लिए मैं क्या करूं, कृपया बताएं। दरअसल पहले मैं पोस्ट पाइन से पीड़ित रहा हूं, जिस कारण मेरे L2M L3 गुड़िया आधे आधे गल गए हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे बताया ना कि आपके सिर में दर्द है, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से हो। उसके लिए तो आपको एक नॉर्मल डॉक्टर की जरूरत है, फिजिशियन की। बट ये ब्रेन ट्यूमर है तो न्यूरोसर्जन की जरूरत है। तो कोई ना कोई कारण होगा आपके कमर का दर्द का जो डायग्नोज नहीं हो रहा है। इसके लिए दो डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और दूसरा रूमेटोलॉजिस्ट। कायदे से हर क्लिनिक में, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ICMR के डॉक्टर पॉल साहब हैं, उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया था। उन्होंने किताब मेरा जब लखनऊ में रिलीज हुई थी, मैंने कहा सर एक काम आप कर दें यदि कि एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज में एक रूमेटोलॉजिस्ट तो रख दें। तो यदि हम जो केसेस, कई चीजें ओवरलैप है कि भाई मुझे तो नहीं मालूम मेरे कमर में दर्द है कि मुझे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरे तो कमर में दर्द है, ये तो डॉक्टर बताए मुझे। यदि ऑर्थोपेडिक सर्जन फील करता है कि नहीं यार ये तुम्हारा कमर का दर्द है कुछ और है, एक रूमेटोलॉजिस्ट को भी दिखा लो, तब आपका डायग्नोस हो सकता है। 3 लोग डील करते हैं इस चीज को, एक रूमेटोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और कभी कभी न्यूरो फिजिशियन। तो इन तीनों को दिखाइए कि यदि आपकी तकलीफें कोई ना कोई कारण होगा जरूर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चर्चा अपनी, एक आपका व्यक्तिगत पेशेंट भी जुड़ गया है, वो पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को कमर एवं घुटनों में दर्द है, दिसंबर गंगाराम में दिखाया था, HLA-B27 की जांच करवाई थी,
पॉजिटिव आई थी, लेकिन उस समय इसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने कुछ इंजेक्शन लिखे थे, काफी महंगी दवाइयां थी। मैं कोरोना में फंस गया हूं, मैं कब दिल्ली आऊं? मेरा नंबर मिश्रा जी से ले लिए टेलीफोन। आजकल टेलीफोन पे पेशेंट देख रहा हूँ। टेलीफोन पे पेशेंट ऐसे देख रहा हूँ कि 20 मिनट टाइम देता हूँ और वीडियो से आपको भी सेटिस्फेक्शन होता है और पूरा जैसे डिसिप्लिन, ऐसे नहीं कि मैं चाय पी रहा हूँ और फिर आपका जवाब भी दे रहा हूँ और अपने बच्चों से भी खेल रहा हूँ। आपको 10-20 मिनट का टाइम दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरा देखिए कोरोना के क्षेत्र में भी मैं काफी एक्टिव हूँ, क्योंकि ये तो हर डॉक्टर का कर्तव्य है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि मैं सब कोरोना का इलाज नहीं कर सकता। प्रत्येक डॉक्टर जो इस कंट्री में है उसका ये दायित्व है कि वो कोरोना के बारे में नहीं जानता है तो सीखे और उसका इलाज करे। ऐसा ही आपने जो बताया कोरोना के आप कारण फंस गए हैं, तो आप मेरा नंबर मिश्रा जी से लेके आप मुझसे टेलीफोन कंसल्ट कीजिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए पक्का। मैं आपको 20 मिनट देके और आपकी समस्या का पूरा हल निकालूंगा, इंक्लूडिंग यदि आपको इंजेक्शन आपके वहां तक पहुंचाना है तो हमने दवाई कंपनियों को बोला हुआ है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मरीजों की देखभाल कीजिए और वहां तक दवा पहुंचाइए। जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्या हुआ क्या कि मैंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जब बोल दिया तो सब लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, सब मेडिकल स्टोर वालों ने दबा लिया। तो फिर गवर्नमेंट से हम लोगों ने बात किया, पहले इतनी बनती थी अब इतनी सारी बनती है तो अवेलेबिलिटी भी बहुत हो गई। और तो मेरा मतलब ये है कि आप परेशान मत हो, ये कोरोना कारण कई और चीजें, कोरोना के साथ रहना पड़ेगा हमको। अब हम देखिए अब चर्चा हो रही ना, नहीं तो हम छतरपुर में आके बात करते। मैं एक जगह रहता था, उसका नाम था कड़ाकी भरिया, वहां रहता था पिताजी। देखिए मेरे पिताजी पहले बंगले में रहते थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि दाल कटोरी में होती है कि पेड़ पे लगती है। मेरे फादर सीनियर डॉक्टर थे उस जमाने में, 2-4 डॉक्टर सिविल सर्जन वगैरह बड़े सीनियर लोग माने जाते थे। तो हमने तो, हमारे पास तो इतना, हमने कभी बाजार गए ही नहीं। और मुझे आज तक याद है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो वो ठेले वाला होता है ना, हाथ से ठेले वाला, उसने मुझसे कहा कि भाई, मैंने कहा भाई कितने लोग हैं? उसने कहा मैं 8 आने लूंगा या कुछ बोला उसने, 1 रुपये लूंगा एक बार के। तो मैंने बोला मैं 4 आने दूंगा। मैं 8वीं में पढ़ता था। तो उसने कहा तुम एक काम करो, इसको गर्म करके 4 आने को अमुक जगह लगा लो। मुझे इतना, मैं रोने लगा, क्यों, मुझे मालूम था एक गाली दी है। तो बहुत से लोग आ गए वहां एक डॉक्टर दुसाज का एक हॉस्पिटल वो था, क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर, उनको मालूम था ये डॉक्टर साहब का लड़का है। तो मैं रोने लगा, तो वो घबरा गया, वो जो ठेले वाला। उसने सोचा कि यार मैंने कौन सा ऐसा कर दिया, गाली तो हमारे बड़ी कॉमन है ऐसी, दे दिया, क्या हो गया। तो व्हाट आई मीन कि धीरे 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 आदमी सीखता है, बढ़ता है। और जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये वाला डिस्क, क्या पूछा था मिश्रा जी इन्होंने इन्होंने पूछा था स्लिप डिस्क के बारे में पूछा था। हाँ, और तो जो स्लिप डिस्क है, ये स्लिप डिस्क क्या होता है कि जब भी कोई कमर का दर्द होता है तो हर आदमी बोलता है स्लिप डिस्क हो गई। एक ही बीमारी तो नहीं हो सकती कमर में, और कई बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए 3 डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय की मर्यादा 6:30 से 9:30 तक की थी। हमने बहुत ज्यादा समय ओवर ले रखा था। फिर भी मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ देता हूँ, बेचारे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट में अपनी भूमिका रखूंगा। अब आपके साथ कभी छतरपुर चलेंगे, अब छतरपुर में जरूर हम आपको नया कार्यक्रम में लेके चलेंगे और एक वहां पे सबको मिला। लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि लगभग डाटा तो बाद में आएगा, 1500-1600 से ऊपर लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं 2-3 लोगों के अच्छे सवाल है उनको पूछ लेता हूँ। एक अमित तिवारी भोपाल से हैं, वो पूछ रहे हैं कि इज दिस डिसीज क्यूरेबल? माय वाइफ ईटिंग इज HCQ 300 since last 2 years. How many years are required to cure rheumatoarthritis? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज जैसे ब्लड प्रेशर का है, ऐसे ये लंबा चलेगा। यदि आपकी बीमारी इतनी है और बीमारी कम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिशन, तो आप लकी होंगे
और बीमारी का दवा फिर भी लेना पड़ेगा, जैसे मैं खुद भी लेता हूँ ब्लड प्रेशर की दवा। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक हैं नरेंद्र मिश्रा, ये पूछते हैं आर्थराइटिस में खट्टा मीठा खाना नहीं चाहिए, डाइट रेस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। और एक हमारे संपादक है सतना से। डाइट के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि सब कुछ खाइए पिए। यदि आपको लगता है कि भाई मुझे चाय पीने से मुझे कुछ जोड़ में दर्द होता है, दही खाने से होता है, तो मत खाइए, बट अदरवाइज साइंस कहती है सब कुछ खाइए पीजिए, इसका कोई संबंध नहीं। एक मोहित मिश्रा हमारे पूछ रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटने चले जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं, तो इसके बारे में मिथ्या है या धारणा है? पानी ये मिथ्या है। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या संजय साय नेजा के संपादक हैं और विवेक चतुर्वेदी टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं कि आर्थराइटिस का कोई इलाज ही नहीं है, इस पर तो केवल एक हवा में तीर चलता है, ऐसी एक धारणा लोगों के मन में है। तो अभी आपने बहुत सारे सवालों से इसको समाधान कर दिया है। चीज को बड़ी रिसर्च इस पे है। देखिए 6 नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलते, जो 6 नोबेल प्राइज मिले वो आर्थराइटिस के क्षेत्र में पिछले 15 साल में मिले। बच्चों को आर्थराइटिस बहुत बढ़ रहा है, इसके बारे में कोई बच्चों को प्रारंभ से कुछ सावधानी की जरूरत है क्या? इसके बारे में सवाल पूछा अशोक तिवारी ने रीवा से। बच्चों को आर्थराइटिस बढ़ नहीं रहा, बच्चों की आर्थराइटिस डिटेक्ट हो रही है। पहले जैसे लोग कहते थे ना कि जब HIV आया तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूँ HIV को, कि जबलपुर में कुछ निग्रो लोगों को उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी बीमारी नहीं निग्रोस को होती है। बाद में बोला कि नहीं हमाया भी होती है, फिर बोला नहीं हमाया बहुत होती है, फिर बोला हमाया सबसे ज्यादा होती है। तो मेरा मतलब है कि बेसिकली जब आप बीमारी का पता नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बीमारी बच्चों की आर्थराइटिस हमेशा से है। बच्चों की आर्थराइटिस के कारण वही है जो एडल्ट्स के हैं, इम्यून सिस्टम की खराबी कारण है, और उसके बहुत सारे इलाज आजकल आए हैं, तो वो उपलब्ध हैं। वो एक जमाने में हम लोग कहते थे भाई रूमेटिक फीवर हो गया सिर्फ, बट जो वर्ड निकला रूमेटोलॉजी वो इसी से निकला। लोग एक बीमारी सोचते थे रूमेटिक फीवर, अब पता पड़ा नहीं 100 कारण है आर्थराइटिस के। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2-3 मिनट समय बचा है। प्रोफेसर सुमति प्रकाश जैन महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जहां पे आप पढ़े हैं, उनका सवाल जरूर ले लेता हूं। मुझे करीब 35 साल से सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस बताया गया है, जोड़ों में दर्द रहता है। हमारे नगर के डॉक्टर वेद प्रकाश जी को सन 2012 में मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाया था। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल सेट लिखा था, जो मैंने निर्धारित समय तक लिया भी। अभी कुछ महीनों से मेरे पैर के दोनों पंजों में काफी दर्द रहता है, हाथ की उंगलियों में भी, कमर में दर्द रहता है। कृपया बताएं क्या करना है मुझे। ये आपसे व्यक्तिगत सलाह भी फोन पर ले सकते हैं। कई दर्शकों के सवाल रह गए हैं जी। एक सुधीर छारिया सतना से पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके साथ बचपन से जुड़े हैं, इनका परिवार बड़े उत्सुक हैं बात करने के। उनका कहना है कि बोन्स के ऊपर कैल्शियम फ्लोराइड का आवरण होता है, कहा जाता है हड्डियां मजबूती का कारक होता है। तो जैसी बीमारियां अक्सर होती हैं, वजन अधिक है इनका, इसके कारण क्या सावधानी करना चाहिए? तो ये रिछारिया साहब तो खुद ही बड़े डॉक्टर हैं, और मैं उनको क्या बताऊं, होम्योपैथी वो मुझसे फोन पे बात करते हैं जी। बहुत अच्छी आज की वार्ता रही। हमारा समय शायद डॉक्टर साहब यही समाप्त होने की इजाजत लेता, 9:30 पे हम अचानक बंद ना हो जाए। मैं आदरणीय भाभी श्रीमती अमिता चतुर्वेदी जी, जो स्वयं मैनेजमेंट की बड़ी डॉक्टर हैं, वो भी आर्मी में ब्रिगेडियर से रिटायर होकर के अभी गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वहां का पूरा मैनेजमेंट की हेड है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश करके डॉक्टर साहब अपने घर से ही जुड़े। मुझे लगा कि अभी कोरोना में बाहर निकलना मना है, डॉक्टर साहब गाड़ी चला के आएंगे, असुविधा होगी, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और यही फौजी जज्बा होता है कि डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के हमारे बीच में आए। हमारे दर्शक भी बड़े धैर्यवान हैं, अभी तक वो डटे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे सामने उनके नंबर्स दिख रहे हैं, अभी भी प्रश्न आ रहे हैं प्रयागराज से, कानपुर से, लखनऊ से, और हमारे पास में कामता पांडे सतना से पूछते हैं चिकनगुनिया और आर्थराइटिस दोनों एक से ही दिखते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। अभिषेक राय हरपालपुर से, राजीव शुक्ला खजुराहो से, जानवी त्रिपाठी सतना से, बहुत लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनके यहाँ पे जवाब आ गए हैं। सुभी अवस्थी बंगलौर से, सुवेद्र छारिया बंगलौर से, हिमांशु मिश्रा चेन्नई से ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। दीपन वर्मा दिल्ली से, प्रवीण नायक दिल्ली से पूछ रहे हैं कि आपने तो
बुंदेलखंड का नाम ऊंचा कर दिया है, बुंदेलखंड की बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, कभी मिलकर के आपका बड़ा एक सम्मान करना चाहते हैं। एक बुंदेली महोत्सव चलता है, उसमें आपका सम्मान करना चाहते हैं, कभी इजाजत दीजिए। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के कार्यक्रम में आप आए, आपका मैं मन सह स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, आगामी शुक्रवार 19 जून को फिर से शाम 7 बजे मेरे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा, जो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चीफ सुपरिटेंडेंट रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका विस्तृत पर किया जाएगा। जिन साथियों ने कोरोना योद्धा में सेवा के काम प्रत्यक्षता मैदान में घूम के किए हैं, वैसे तो सभी लोग कहीं ना कहीं लगे रहे, अपनी फोटो और अपना काम का थोड़ा ब्यौरा देखें, हमारी समिति विचार करेगी, उनको सम्मानित करेगी। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ, समय की मर्यादा है, समय समाप्त हो रहा है, सबको एक बार पुनः हाथ जोड़ करके विनम्र अभिवादन, प्रणाम। आगे पुनः मिलते रहेंगे। आपने हमें चांस दिया अपने लोगों से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। दर्शक आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, इसका वीडियो हम बना करके और YouTube चैनल पर डालेंगे। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सभी श्रोताओं का, दर्शकों का आभार करता है। आज काफी देर हुई, लेकिन शुक्रवार है, सभी लोग घर में हैं और अपने आज के आयोजन को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।